द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द मर्मर साइंस। ये एक हमने फोटोग्राफ लगाया है। अभी हम लोग चाइनीज एक ट्रूप हम लोगों के पास आया था, हम लोग उसको मर्मर साइंस सिखा रहे थे। तो जब हम लोगों ने बताया कि भाई ये मर्म का ये बिंदु शरीर के किस हिस्से को पे काम करता है, तो ये सारे के सारे एनाटॉमी में आप उसको चाहे स्टमक कह लीजिए, चाहे एपिडिडिमिस कह लीजिए, कहीं किसी का कोई रेटिना कह लीजिए, लेकिन वो अंग के वो हिस्से हैं, आप उसको कुछ भी नाम दे दीजिए, वो शरीर के वही हिस्से रहेंगे। तो कैसे हम उनको कोरिलेट करते हैं, मर्म साइंस से हम उसको कैसे रेगुलेट करते हैं, ये हम लोगों का अप्लाइड एस्पेक्ट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और ये एक ऐसी साइंस है जो हमारे पूरे के पूरे जो जितना भी जो हमारा रोज का जीवन क्रम है, चाहे जो हमारी पूजा पद्धति है, उसमें ये ऐसा इनकॉर्पोरेटेड है कि हम प्रतिदिन उस काम को करते हैं, लेकिन हम उसको ध्यान नहीं देते, उसको उसके लिए अवेयर नहीं है। जैसे ये मृत्युंजय मंत्र हमें बहुत सारी चीजें बताता है, इसकी हम लोग बाद में चर्चा करेंगे कि कैसे हम सुबह के सत्र में इसको देखेंगे। मर्मा साइंस इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द अंगन्यास एंड द करन्यास। आपने देखा होगा कि कोई भी रिचुअल होता है, हमारे 16 संस्कार होते हैं, बचपन में बच्चे को पैदा होने से लेकर मृत्यु पर्यंत जितने भी संस्कार होते हैं, उसमें हम एक किसी विशेष पूजा पद्धति का हिंदू माइथोलॉजी में यूज करते हैं, और उसी के लिए हम लोग बहुत सारी चीजें करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे शिखा रखते हैं, और शिखा रखने का मतलब क्या है, जो शिखा का साइज होना चाहिए वो गो पुच्छवत होना चाहिए, गाय की पूंछ के समान हमारी शिखा होनी चाहिए। भाई यदि हमें कोई फैशन करना होता है, बालों का कोई स्टाइल होता, तो हम यहाँ पे भी रख सकते थे बालों का एक पुच्छ, या सामने को भी रख सकते थे, सामने को छोड़ दिया जाता। इसी स्थान पर क्यों शिखा रखने का विधान है, इसके पीछे भी एक विज्ञान है, क्योंकि यहाँ पे जो सहस्त्रार चक्र की बात करते हैं, यहाँ पे अधिपति मर्म होता है, और अधिपति मर्म को ज्यादा जो काला रंग क्या होता है, वो काला रंग क्या करता है, मैक्सिमम एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और उस एनर्जी को ट्रांसफर करता है हमारी बॉडी में। वहां पे कोई भी छोटी सी चोट होती है और वो बहुत ज्यादा घातक हो सकती है, इसलिए आपने देखा कि बच्चे शिखा में हैं, और सूत्र, ये सारी की सारी चीजें रिचुअल्स के तौर पे हमारे पूरे जो भारतीय जीवन पद्धति है, जो वैदिक जीवन पद्धति है, उसमें समाहित है, और हम प्रतिदिन उसका किसी न किसी रूप में इस्तेमाल करते हैं। आप देखें कि अंगन्यास और करन्यास जो है, इट इज ए इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑल रिचुअल। जो हमारे स्पिरिचुअल रिचुअल्स होते हैं, उनका एक हिस्सा। जब भी हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, कोई भी पूजा का विधान करते हैं, पूजा कैसी भी होती है, चाहे हम आप छोटी सी हम सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं, या कोई हवन करते हैं, कोई यज्ञ करते हैं, बच्चे का जन्मदिन करते हैं, बच्चे का कोई भी संस्कार हम करते हैं, तो उससे पहले एक पूजा का विधान होता है, और उस पूजा के विधान में एक तो पुरोहित होता है जो पूजा कराता है, और एक यजमान होता है। और यजमान अंगन्यास और करन्यास, जो व्यक्ति जो पूजा कर रहा है, जो अभिधेय है, जिसके लिए पूजा की जाती है, उसको बैठाकर उसके पूजा वो अपने ऊपर करता है, चाहे अपने गोत्र का नाम लेता है, चाहे वो अंगन्यास और करन्यास करता है, तो वो उसको सामान्य रूप से करना चाहिए। और हवन जो है एक तरह से हमारी किसी भी पूजा पद्धति के में प्रारंभ में या अंत में हवन करने का विधान होता है, और हवन में भी ये सारी चीजें हम अंगन्यास और करन्यास करते हैं। यज्ञ आप देखते हैं, यज्ञ जब करते हैं तो यज्ञ में बहुत सारी चीजें, ये कहते हैं कि यज्ञ भी एक अपने में एक चिकित्सा पद्धति है, और जब विधि विधान के साथ यज्ञ किया जाता है, तो मैंने देखा हम लोगों के घर पे अक्सर होता है, और ये देखा कि उसमें जितनी सारी जड़ी बूटियां डाली जाती हैं, उनके विषय में हम कल्पना नहीं कर सकते कि कितना उसकी फ्रेग्रेंस या उसका जो उसकी फ्रेग्रेंस आती है, वो कितनी हमारे लिए हितकर होती है। अंत में इसके बाद हम लोगों ने और एक परीक्षण किया। करीबन जो समिधा है, नवग्रह की समिधा है, और बहुत सारी ऐसी समिधाएं हैं जिनका उपयोग करते हैं, और जिस कार्य के लिए आप उसके लिए कर रहे हैं, तो उसके लिए अलग समिधा का विधान किया गया। इस पूरे हवन की प्रक्रिया के बाद जो आज शेष बचता है, हम लोग उसका औषधि के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। आयुर्वेद में एक औषधि कही जाती है जिसको हम कहते हैं क्षार निर्माण की एक प्रक्रिया है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी जड़ी बूटी को समूल लेकर उसका पंचांग लेकर, पंचांग का मतलब क्या है, उसका हम फल भी लेते हैं, फूल भी लेते हैं, उसके पत्ते भी होने चाहिए, उसका तना भी होना चाहिए, और उसकी
जड़ भी होनी चाहिए, उसको धो करके साफ करके उसको जला लेते हैं, और जो बर्ड पार्ट होता है, जो ऐश होती है, उसको 6 गुना, 12 गुना, 32 गुना पानी में, और सामान्य रूप से 6 गुना पानी में, यदि हमें बहुत ज्यादा सुपरफाइन करना होता है तो 32 गुना पानी को करते हैं, लेकिन 6 गुना पानी में हम उसको 1 किलो है तो उसको 6 गुना पानी में, या 12 गुना, 16 गुना, 32 गुना, अलग अलग ढंग से विधान विभिन्न रूपों में बताया है, उसको रात भर के लिए भिगा देते हैं। रात भर भिगाने से क्या होता है कि जो उसका वाटर सॉल्युबल फ्रेगमेंट है वो पानी में घुल जाता है, और जो रिमेनिंग पार्ट है, जो उसका रिमेनिंग पार्ट है, उसको क्या करते हैं, उसको उठा के फिल्टर करके फेंक देते हैं। उसमें कोयला भी होता है, उसमें ऐश भी होती है, वो सब निकाल दी जाती है, और जो सुपरनेटेड फ्लूइड होता है, जो सुपरनेटेड वाटर होता है, उसको फिल्टर की तरह से, वो उसको साइफन टेक्निक का मतलब क्या है, जस्ट यू हैव टू टेक ए हॉलो ट्यूब लीजिए, पतला पाइप ले लीजिए, उसमें उसको लगा के पानी लेके और किसी साफ यूटेंसिल में उस पानी को कलेक्ट कर लीजिए, और उस पानी को आप पानी पे वो आग पे वेपोराइज कीजिए, और धीमे धीमे जब वेपोराइज करेंगे तो उसमें कुछ जो एल्कलॉइड्स हैं और जो सारी चीजें जो एल्कली है वो डिपॉजिट होने लगता है। उसको यदि हम इस्तेमाल करते हैं तो वो सबसे तेज औषधि होती है। मतलब जितनी भी हमारी आयुर्वेद की औषधियां, जैसे हम स्वरस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, हम उसमें वात का इस्तेमाल करते हैं, हम चूर्ण का इस्तेमाल करते हैं, वटी का इस्तेमाल करते हैं, कल्प का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यदि हम उसी के क्षार का इस्तेमाल करते हैं तो वो सबसे कम मात्रा में उपयोग होती है। तो किसी भी प्लांट की सबसे कम मात्रा किससे होती है? या तो सत्व धन सत्व से होती है। धन सत्व में क्या करते हैं, पूरे के पूरे जड़ी बूटी के काढ़े को उबालते हैं और उबाल के उसका एक्सट्रैक्ट निकाल लेते हैं। या तो उसकी मात्रा सबसे कम होती है, या जो हम क्षार है उसकी मात्रा सबसे कम होती है। इसी ढंग से जो भी प्रक्रिया हम लोग करते हैं, मैं तो इसका इस्तेमाल करता हूँ। जो हमारे हवन की प्रक्रिया होती है उसमें कई किलो सामग्री उसमें लगती है, और सामग्री भी हम लोग विशेष औषधियों का उसमें उपयोग होता है। उसका उपयोग भी हम लोग अपने लिए भी करते हैं और औषधि में भी करते हैं, क्योंकि उसको यदि आप गंगा जी में प्रवाहित कर देंगे तो कोई फायदा नहीं। हम जैसे लोग व्यक्ति जान रहे हैं कि वो क्या क्या चीजें इसमें पढ़ रहे हैं संविधा में, सैकड़ों चीजें उसमें संविधा में पड़ती हैं, और उसका इस्तेमाल हम लोग अपने पास रखते हैं, अपने पास करते हैं। मेरे पास अभी भी कई किलो अपने पास रखी है, ऊपर से हम पीसते हैं और पीस के अलग से ऊपर से देते हैं, क्योंकि उस हमें पता है कि इसको अपवित्र जगह पे भी नहीं रखना है, इसको ठीक ढंग से रखना है। यदि उसको खोल के रखेंगे तो मॉइस्चराइज हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो ऐसी प्रक्रिया जो यज्ञ की है वो कई रूप से हमारे लिए हितकर होती है। हमारा एटमॉस्फेयर भी क्लीन करती है, और जो फ्यूमिगेशन होता है उससे हमारे लंग्स की बीमारियां और हमारे पूरे इम्यून सिस्टम को ये बूस्ट करती है। इसलिए ये हमारी प्रतिदिन की प्रयोग वो है। संस्कार हर व्यक्ति के होते हैं, और ये यज्ञोपवीत संस्कार में बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं करनी पड़ती हैं। जब इसका यज्ञोपवीत होता है तो अंगन्यास और करन्यास की प्रक्रिया, बहुत सारी प्रक्रियाएं करनी पड़ती हैं। जाने अनजाने में हम सभी का सब जितनी चीजें हैं उन सबका एक स्पेसिफिक ब्लड में लेवल होता है, और उसका एक स्पेसिफिक टाइम तक वो बॉडी में रहती है। उसके बाद वो डिफरेंट पार्ट से वो एक्सक्रीट हो जाती है, या वो उसका डिकम्पोज होने लगती है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। तो लगा कि भाई ये कहीं ना कहीं जिसको आज हम विज्ञान कहते हैं, ये पहले से लोगों को पता था, और उसको इसी ढंग से जब दुर्गा कवच सब लोग जानते हैं। मैंने उसका एक छोटा सा हिस्सा लिया है। उसमें से जया में जागृता पातु विजया पातु पृष्ठता अजिता बाम पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखा मुद योग तिनी रक्षेत मां मूर्धनि व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवो मध्ये भ्रुवो रक्षेत यशस्विनी दिननेत्रा च भ्रुवो मध्ये यमघंटा च नाशिके शंखनी चक्षुषो मध्ये। चक्षु के मध्य में कौन कौन अलग अलग देवी के अलग अलग नामों से कहा कि वो स्थान की रक्षा वो करे, इस स्थान की रक्षा वो करे। तो ऐसा लगा कि भाई ये पूरी एनाटॉमी, यहाँ एनाटॉमी के जो बॉडी के ऑर्गन्स है, इसका दुर्गा सप्तशती से क्या लेना देना। तो ऐसा नहीं लगा कि भाई ये जब तक आदमी है तभी उसकी पूजा, कोई भी पूजा कर सकता है, कोई भी कुछ कर सकता है। इसका मतलब इस शरीर की इंपॉर्टेंस हमारे वेदों में सबसे ज्यादा रही, और उस शरीर को कैसे स्वस्थ रखे, शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक रूप से, वो सारी की सारी चीजों का डिस्क्रिप्शन हमारे वेदों में लिखा। कपोलो कालिका रक्षेत कर्ण मूले च सांकरी। कर्ण का मूल, कान के मूल हम लोग बताते हैं। यहाँ कौन सा मर्म है? यहाँ पे विदुर मर्म। तो इसकी रक्षा कौन करेगी? सांकरी देवी के उस स्वरूप को सांकरी कहा है। और ऐसे ही हमने उसमें कुछ सिर्फ 2-3 श्लोकों को लिखा है, जिससे कि आप लोग समझ सके कि हमारे जितने भी देवी भागवत है या कोई भी ग्रंथ है, दुर्गा सप्तशती है, उन सभी में
इन मर्मों के कहीं ना कहीं मर्म के बीज हमें सूत्र रूप में हमें कहीं ना कहीं मिलते हैं। ऐसे ही हम लोग ये भगवान दक्षेश्वर महादेव का लिंग है, आप लोगों ने दर्शन किया होगा, नहीं किया होगा तो जरूर, आप लोग हरिद्वार आए हैं तो जरूर दक्षेश्वर महादेव जरूर जाना चाहिए, क्योंकि ये सबसे प्राचीन काल का स्थल है। इसी ढंग से जो यहाँ बिल्केश्वर महादेव एक जगह है, वो दुनिया का सबसे प्राचीन काल का है। जब ये गंगा जी का उद्भव भी नहीं हुआ था, जब भगवान शिव की और पार्वती जी की शादी भी नहीं हुई थी, तो यहाँ क्या किया था, माँ पार्वती ने तपस्या की थी और यहीं पे बिल्केश्वर में जो गौरी शंकर का वो है जगह, अंदर ऊपर एक कुआं है, वहां पे भगवान शिव ने उनको दर्शन दिए। तो सबसे प्राचीन काल का, जब गंगा जी का भी वो नहीं हुआ था, तब के स्थल है। इसलिए हम लोगों को सौभाग्य कि हम ऐसी जगह पे बैठकर इन चीजों की चर्चा कर रहे हैं, तो ये हम लोगों का निश्चित रूप से हम लोगों के कई जन्मों के पुण्यों का फल है कि जब हम लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। ये कनखल में दक्षेश्वर महादेव, और इधर आप चले जाएंगे हरिद्वार की तरफ तो वहां बिल्केश्वर महादेव, उससे आगे चले जाएंगे थोड़ा पैदल डिस्टेंस है 2-3 मिनट की, तो वहां गौरी शंकर का वो तालाब है, गौरी कुंड है, तो उसको देखेंगे। जब भी हम कोई पूजा करते हैं तो सबसे पहले हम लोग किसका पूजन करते हैं, भगवान गणेश का। और भगवान गणेश की पूजा के लिए वो विभिन्न स्वरूपों में उनकी पूजा होती है, लघु होती है, बड़ी पूजा होती है, तो बहुत सारे उनके अंगन्यास और करन्यास और प्राणायाम के साथ ये पूजा होती है। उसके बाद जो पूजा की जाती है वो मातृका पूजन होता है, षोडश मातृका का पूजन होता है। ये षोडश मातृकाएं 16 मातृकाएं होती है। और इसी से संबंधित जब हम लोगों ने देखा कि षोडश मातृकाएं, हम अभी शरीर के अंगों की बात कर रहे हैं कि नाक होनी चाहिए, भ्रूमध्य होना चाहिए, ललाट होना चाहिए, अक्षी होनी चाहिए, सिर होना चाहिए, नाभि होनी चाहिए, सब ये इसमें लिखा ना कि कहाँ कहाँ कौन से बाहु का क्या, ये सारे के बाद उन्होंने फिर मातृका पूजन की बात किया, षोडश मातृका का वर्णन किया। 16 मातृका होती। जैसे हम लोग कहते हैं योग में हम लोग 10 तरह की वायु मानते हैं, ठीक है, तो प्राण अपान समान व्यान उदान तो होती है, त्रिकल देवदत्त धनंजय, और ये इस ढंग से जो होती है ये 5 वायु और होती है, 5 वायु होती है, 5 उपवायु होती है, 10 होती है। 10 में से हम लोग क्या करते हैं, 5 लेते हैं जो मोटी मोटी होती है, जो मेन होती है, 5 लेते हैं, 5 को छोड़ देते हैं। ऐसे ही यहाँ षोडश मातृका है, और हम जब शरीर की कल्पना करते हैं तो गले में उन्होंने कहा कि 8 मातृका मर्म होते हैं। तो लगा कहीं ना कहीं दिमाग में खटक हुई कि ये 16 और 8 का क्या चक्कर है, 10 और 5 का क्या चक्कर है, निश्चित रूप से कोई ना कोई चक्कर है। और ये इन मातृकाओं के लिए लिखा है कि और बहुत सारे इसके जब हम नाम देखेंगे, क्योंकि देखिए ये चीजें सब यहाँ खड़े होकर पढ़ने की चीजें नहीं है, बड़े सम्मान से, शुद्ध भाव से आसन पे बैठ के करने की चीजें हैं, इसलिए इसको हम लोग यहाँ नहीं करते कि कैसे क्या करना। लेकिन षोडश मातृकाएं जब हम लोग, आप जब भी कभी पूजा आपके यहाँ होती है, रोज होती होगी लेकिन ध्यान नहीं जाता होगा, अब आप उसको ध्यान से सुनिए कि पंडित जी क्या कह रहे हैं, और उससे कहिएगा कि ये जो आपने पढ़ लिया इसके बाद एक बार मैं भी पढ़ के देखता हूँ कि इसमें है क्या। तो जो षोडश मातृकाएं हैं उनके पूजन के लिए हम लोग विभिन्न तरह का कार्य करते हैं, विभिन्न तरह से उनकी पूजा की जाती है। और उसके बाद जो पूजन होता है वो नवग्रह पूजन होता है। नवग्रह हम लोग कहते हैं शरीर के 9 द्वार हैं, 9 ग्रह हमारे इस पूरे शरीर की रक्षा करते हैं, पूरे शरीर के प्रभावित करते हैं। हर ग्रह से संबंधित कोई अंग है, हर ग्रह की दृष्टि से किसी अंग विशेष में परेशानी होती है। यदि उसको भी हम लोगों ने जानने की कोशिश की वैज्ञानिक रूप से, तो बहुत सारी चीजें उसको अभी हम लोग डिस्कस नहीं करते, लेकिन एक पूरा विषय हम लोगों के सामने खुल के आया कि ये कैसे नवग्रह हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं, और नवग्रह के लिए कौन कौन सी संविधा है, नवग्रह के लिए क्या कौन कौन से द्रव्य हैं, नवग्रह के लिए कौन कौन से उपाय हैं, और क्या क्या चीजें, कौन से अंगन्यास, कौन से करन्यास, कौन से मर्म नवग्रह के लिए हम लोगों को करने पड़ते हैं, और इनसे होने वाली जितनी बीमारियां हैं उनसे हम कैसे बच सकते हैं, ये नवग्रह पूजन से हम लोगों के पास होता है। अब सामान्य रूप से हम लोग देखते हैं कि जो पूजन सामग्री हमारी होती है, हम रोज देखते हैं ये सारी चीजें प्रक्रिया होती है, इसको उस नजरिए से देखने की जरूरत है। उसमें रोली होती है, चंदन होता है, उसमें अक्षत होता है, उसमें जौ होता है, उसमें तिल होता है। देखिए जितनी जो चावल है, अक्षत है, ये बाद की बात है। पहले वेदों के जमाने में सिर्फ 2 चीजें मुख्य रूप से हुआ करती थी, यव और तिल। कहीं भी अक्षत का विधान वेदों में सामान्य रूप से अक्षत का नहीं मिलता, यव और तिल का विधान मिलता है। और जब यव और तिल की हम लोग बात करते हैं तो उससे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका उपयोग आयुर्वेद में विभिन्न प्रकार की बीमारियों के लिए और विभिन्न प्रकार के रोगों के लिए किया गया है। तो आप देखें नारियल
किसी भी पूजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। कभी भी कलश का स्थापन करते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, नारियल का इस्तेमाल करते हैं। जब हम नारियल के औषधि गुणों की तरफ हम लोगों ने देखा, इसकी फूड वैल्यू की तरफ देखा, इसकी कैलोरी वैल्यू की तरफ देखा और इसको पूरा एनालाइज करने की कोशिश की कि क्यों ये इतना महत्वपूर्ण है कि प्रतिदिन, तो लगा कि भाई प्रतिदिन हमको इसका भोजन में इसको सम्मिलित करना चाहिए। और इसको जब हम प्रतिदिन भोजन में सम्मिलित करते हैं तो कौन कौन सी बीमारियां इसको ठीक हो सकती हैं, क्योंकि ये प्रतिदिन हमारे भोजन में शामिल होना चाहिए। नारियल के अलावा जो सुपारी है, ये मुख्य रूप से सुपारी हर ईश्वर को चढ़ाई जाती है, हर भगवान को। जब हम लोग कोई भी हाथ में वो लेते हैं, क्या कहते हैं, संकल्प लेते हैं, तो बिना सुपारी के संकल्प नहीं लेते। जब भी हम मणिबंध करते हैं शादी विवाह में, तो एक सुपारी बांध के उस पर बांधी जाती है। तो सुपारी क्यों महत्वपूर्ण है, ये भी अपने में इसके औषधि गुणों की जब हम बात करते हैं और इसके पूरे प्लांट के का जब एनालाइज किया तो लगा कि ये बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है। तीसरी चीज तुलसी है, दूर्वा है। दूब को जब हम लोग देखते हैं, दूब को सामान्य रूप से गणेश जी को चढ़ाया जाता है और गणेश जी में जो जो गुण है, यदि हम दूर्वा के गुणों को देखें तो उससे जो जो चीजें, मेधा वर्धन से लेके, इम्यूनिटी वर्धन से लेके, आपकी फैट बढ़ाने से लेके, जितनी सारी चीजें, वो सारी की सारी चीजें एक दूर्वा कर सकती है और उस दूर्वा का उपयोग भी हम लोग करते हैं। इसी ढंग से ये तुलसी का भी इस्तेमाल होता। सरसों को कहा जाता है कि ये सबसे ज्यादा ये एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और ये सारी चीजें होती है। इसके छिड़कने मात्र से, छिड़कते जब आपने देखा होगा दिग्बंधन करते हैं, कभी देखा कि पंडित जी कहते हैं कि यहां से लीजिए और थोड़ा दाईं तरफ, थोड़ा बाईं तरफ, थोड़ा इधर, फिर ऊपर, फिर अपने सिर के ऊपर उठा के और अपने बाएं पैर के नीचे दबा लीजिए। तो लगा कि भाई ये क्यों करते होंगे, लेकिन सुश्रुत संहिता हम लोगों ने पढ़ी है। सुश्रुत संहिता में लिखा है उन्होंने कि गुगुलू, फिर गंधक, श्वेत सरसों, सफेद सरसों, और इसमें 2-3 द्रव्य और है, उनका उपयोग क्या किया जाता है कि जब भी हम इसमें क्या कहते हैं, फ्यूमिगेशन के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, हवन में और फ्यूमिगेशन। और फ्यूमिगेशन से क्या करते हैं कि वो जितने भी हमारे वुंड्स हैं उनको हील करती है, जो नॉन हीलिंग वुंड्स हैं उनको ठीक करती है, जो मैलिग्नेंट वुंड्स हैं उनका डिस्चार्ज कम करती है, और पता नहीं क्या क्या चीजें करती है। तो ये सारी चीजें देखी कि भाई ये इन्होंने इतनी महत्वपूर्ण, और हमने क्या किया, जैसे कही हमने इनको शोभा की वस्तु या पूजा की वस्तु बना लिया, इसका उपयोग करना भूल गए। हमने सोचा कि भाई ये तो बहुत पवित्र चीज है। जैसे पीपल के पेड़ को के विषय में कहा जाता है कि इसमें भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए हमें इसको तोड़ना नहीं, निश्चित रूप से उसको काटना नहीं चाहिए, लेकिन जो उसके पत्ते गिरते हैं, जो उसकी वो डंठल गिरती है, जो उसकी छाल गिरती है, उसका उपयोग करिए तो पता नहीं कितने उसमें औषधि गुण है, उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे ही बेलपत्र, बेलपत्र का भी हम लोग कहते हैं, ये हर सिस्टम को हम लोगों ने इसको सिस्टम वाइज डिवाइड किया। अगले बार तक हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको इस ढंग से जो हम लोग बताते हैं उसको साइंटिफिकली हम लोग उसको प्रेजेंटेबल फॉर्म में आपको बता दें कि ये इस बीमारी में ऐसे करना है, इसमें ऐसे करना है, इसमें ऐसे करना है, इसमें ऐसे करना। ये सारी की सारी चीजों को हम लोगों ने सेलेक्ट किया। इसी ढंग से आपने देखा होगा कि आंख होता है, आंख, इसका फूल भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। और ये कहते हैं कि ये उसमें कई जगह आया कि पलाश पुष्प से, यदि कोई पलाश पुष्प से वो करता है, चमेली से करता है तो इतना गुना पुण्य होता है, इस फूल से करता है तो इतना गुना पुण्य होता है। स्कंद पुराण में और ये नारद पुराण में बहुत सारे इसके डिस्क्रिप्शन है। अर्क से जो करते हैं इसमें कई गुना इससे फायदा होता है। इसी ढंग से आपने देखा होगा कि पान कहते हैं ना, तो पान की आकृति आप देख रहे हैं कैसे, ये हृदय की आकृति का है, हार्ट के शेप का, और इसके यदि हम गुणों को देखें तो ये कार्डियक स्टिमुलेंट का काम करता है। और उसको विशेष रूप से यदि आप इसका उपयोग करें तो बहुत सारी चीजों में इसका फायदा होता है। एफ्रोडियास से लेकर ये किसी फोड़े को फाड़ने से लेकर किसी ट्यूमर की ग्रोथ को कम करने तक का बहुत सारा काम करता है। तो हम इनके वैज्ञानिक गुणों को छोड़कर हमने इसको सिर्फ पूजा की सामग्री के रूप में हम इसको इस्तेमाल करने लगे। इसलिए लगा कि ये कहीं ना कहीं इसमें कोई विज्ञान छिपा है, तो हम लोगों ने इसको एनालाइज करने की कोशिश की और लगा कि हम सिर्फ इन चीजों के माध्यम से ही पूरी चिकित्सा कर सकते हैं। यदि हम सारी वनस्पति औषधियों को न भी जान पाए, कम से कम हम उन सामान्य चीजों को जान जाए जो हमारे दैनिक उपयोग में इस्तेमाल होती हैं, और उनका उपयोग हम इस रूप में कर सकते हैं। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज हम लोगों के पूजा पाठ में इस्तेमाल होती है वो गाय और गाय से संबंधित उपादानों की पंचगव्य कहते हैं। और पंचगव्य में गोमूत्र, गोमय, गोदधि, गोदुग्ध और गोघृत। आजकल तो हम लोगों को कहना पड़ता है कि अमेरिकन काऊ और इंडियन काऊ। पहले का घी का मतलब होता था
गाय का घी, ठीक है। जैसे बिग बी का मतलब होता अमिताभ बच्चन, ठीक है। तो ऐसे ही घी के लिए आजकल हमें क्या करना पड़ता है, देसी घी और दूसरा घी जो डालडा घी होता है ना, ठीक है। आजकल हमें फिर गाय का और भैंस के घी में अंतर करना पड़ता है। गाय के घी में भी हमें क्या करना पड़ता है कि ये अमेरिकन काऊ का है या ये इंडियन काऊ का है। तो जो गुण क्या जो हमारी इंडियन काऊ के घी में या उनके उपादानों में गुण होते वो दूसरों में नहीं होते। यदि आप पंचगव्य का इस्तेमाल इस गाय का करेंगे जिसमें सुअर की क्लोनिंग है, उसका उपयोग नहीं होगा, उससे कोई फायदा नहीं होगा, उससे नुकसान ही होगा। तो इंडियन काऊ की बात, जब हम पंचगव्य की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, इंडियन काऊ की बात करते हैं। अब जब भी हम पूजा करते हैं तो उसके अंगन्यास और करन्यास का विधान बताया। जब भी हम लोग जल लेते हैं तो हमसे बताया गया कि आपको जल कैसे लेना, ऐसी मुद्रा बनानी है और इसमें हाथ में जितना जल आए आचमन में उतना जल लेना चाहिए। और वो जल क्या है, मुंह से लेके हृदय के कंठ तक, हृदय की वहां तक पहुंचना चाहिए उस जल। ये ऐसे 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 करते हैं ना, तो कुछ ऐसे करते हैं, लेकिन कुछ हम बताते हैं हाथ को ऐसे कीजिए, ऐसे बिल्कुल ऐसे। तो ऐसे करके जितना होगा उसमें जितना जल आएगा वो एक मात्रा कही जाती है उस जल की। और उसको हम औषधि के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं कि चूर्ण कितना लेना चाहिए, लगभग चूर्ण या जो स्वरस है स्वरस कितना लेना चाहिए, इतना हम लोग कर देते हैं। उसके बाद 1 बार 2 बार 3 बार ये नाप, अपने शरीर की नाप है, उसको आपके शरीर के हिसाब से कितना इसमें अटकता है वो आपको लेना होता है। तो ये जो अंगन्यास और करन्यास की विधियां हैं, ये सारी के को उपचारित कर सकते हैं। ऐसा एक ट्रेडिशन और है, हम लोग जापान में थे तो कोबे में जब हम लोग गए तो एक पूरा प्रोसेशन वहां निकल रहा था, बहुत बड़ा उनका बौद्धिस्ट टेम्पल है। और हमने देखा कि वहां भी यही रिचुअल्स वही है। और जितने भी हमारे मंत्र हैं, जितने भी बीज मंत्र हैं, सारे के सारे वहां लिखे हुए और उसके बाद उसका उन्होंने ट्रांसलेशन किया हुआ है। एक तरह से वो आज भी रंग लंग वंग हंग ये सारे के सारे उनके उसमें लिखे हुए हैं। संस्कृत के बहुत सारे जो वर्ड्स हैं वो उनके मंदिरों में लिखे गए। तो निश्चित रूप से ये लगता है कि जो हमारी वेदों की परंपरा है या जो हमारी संस्कृत की परंपरा है, ये पूरे के पूरे विश्व में भारतवर्ष से स्थानांतरित हुई और ऐसा ही हम लोगों को वहां देखने को मिला। सामान्य रूप से देखिए, शाक्त होते हैं या हम शैव होते हैं, हिंदुओं में कई परंपराएं होती है ना। एक तो शाक्त होते हैं जो शक्ति के पुजारी होते हैं, और दूसरे शैव होते हैं जो भगवान शिव की पूजा करते हैं। ऐसे ही दोनों उसमें मर्म चिकित्सा, क्योंकि हम लोग जब भी देखते थे, देखिए मर्म के पे ध्यान कैसे गया। हम पंडित जी कुछ बोलते प्राणायाम समानायाम स्वास्थ्य, क्योंकि आयुर्वेद का विद्यार्थी होने के साथ साथ मॉडर्न मेडिकल साइंस की जानकारी होने के साथ साथ थोड़ा बहुत, तो ये लगता था कि ये निश्चित रूप से कोई ऐसी चीजें तो हो नहीं सकती जो बेवकूफी की चीज हो। और ये हमें इतनी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी पूजाओं के साथ समाहित की गई। जब भी हम श्री दुर्गा पूजन करते हैं या रुद्राभिषेक करते हैं तो उसमें कवच का बहुत बड़ा विधान है। एक तो कवच 2 तरह के होते हैं, एक तो मंत्रों के द्वारा कवच होता है और दूसरा एक अंगन्यास और करन्यास के द्वारा कवच होता है। तीसरा कवच आप सामान्य रूप से हम जैसे हेलमेट पहनते तो वो भी एक कवच है जो हमारी सिर की रक्षा करता है, पगड़ी है वो सिर की रक्षा करती है। जब हम लड़ाई में जाते हैं तो हमारे ऊपर एक कवच होता है जिससे कि आजकल उसको आप कह सकते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट। ऐसे ही बुलेट प्रूफ जैकेट की बात कही गई है। और ये कवच का मतलब क्या कि हम कैसे अपने मर्म स्थानों की रक्षा करें। शरीर के हर स्थान की रक्षा करने के लिए नहीं कहा कि हम शरीर के हर स्थान की रक्षा करें, सर्वांग की तो करनी, लेकिन कुछ विशेष स्थान है जिनकी हमें सुरक्षा विशेष करनी पड़ती है। और ऐसा दोनों के दोनों में विधान है। रुद्राभिषेक में सबसे बड़ी पूजा हम ये कहते हैं कि हिंदू धर्म में यदि कोई सबसे बड़ी पूजा है तो भगवान शिव की पूजा है। और हरिद्वार में रह के तो हम ये कहते हैं कि भगवान, क्योंकि ये भगवान शिव की नगरी है और भगवान शिव की पूजा सबसे बड़ी पूजा हम लोग इसको मानते हैं। और उसमें मर्माणिते मर्माच्छादय करके कई बार लिखा है। जब पहली बार सुनते थे तो समझ में नहीं आता था, बहुत बचपन से सुनता है तो हमें समझ में कभी नहीं आता, हमें ये नहीं पता था कि मर्म क्या होते। जब हम लोगों ने आयुर्वेद पढ़ा तो देखा कि मर्म कुछ होते हैं, मर्म है और मर्म क्या स्थान है। फिर बार बार क्यों, जब भी पूजा कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, उससे पहले मर्म का आच्छादन कर रहे हैं, 3 बार उसको प्राणायाम कर रहे हैं और 3 बार आचमन किया, प्राणायाम किया और मर्म का आच्छादन किया। ये समझ में नहीं आई कि भाई ये क्यों, ये बार बार का ये क्या। एक तरह से हमें लगता था कि ये पता नहीं क्यों बार बार इसको छू रहे, बार बार इसको कर रहे, क्या पूजा करनी है, सीधे भगवान जी पर जल चढ़ा लीजिए, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो वेदों में लिखा है, यजुर्वेद में लिखा है और जैसे जैसे प्रक्रिया है, जब हम लोगों ने बाद में समझने की कोशिश की तो हमें लगा कि ऋषि मुनियों ने एक ऐसी परंपरा को जीवित रखा
और ऐसे हमारे दैनिक जीवन में समाहित कर दिया कि प्रतिदिन चाहे जाने अनजाने व्यक्ति उसके लाभों से लाभान्वित हो सके। देखिए अभी की बात हम लोग नहीं कर रहे 100, 200, 300 साल पहले की बात या कि 50-100 साल की बात नहीं कर रहे। पहले क्या होता था, प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन त्रिकाल संध्या करता था। त्रिकाल संध्या का हमारे यहाँ महत्व है कि मतलब सुबह, दोपहर, शाम को जब सुबह का रात्रि खत्म होती है, सुबह सूर्योदय होता है, उस समय प्रथम संध्या होती है। जहां 2 मध्याह्न काल मिलते हैं वहां द्वितीय संध्या होती है, और शाम को जहां संध्या और रात्रि का, दिन और रात्रि का संयोजन होता है वहां तीसरी संध्या होती है। ऐसी रात्रि में भी जो योगी लोग हैं उनके लिए 3 संध्याएं बीच में भी होती है। वो हम लोगों के लिए नहीं है, गृहस्थों के लिए नहीं है, वो उनका उपयोग वो लोग करते हैं, लेकिन हम लोग नहीं, क्योंकि हम लोग सोते हैं उस समय। तो ये 3 संध्याओं के लिए त्रिकाल संध्या का विधान हमारे ग्रंथों में है, हमारे वेदों में किया जाता था और प्रत्येक व्यक्ति इसको करता था। आज भी हम देखते हैं कि मुस्लिम समाज में इसकी परिपाटी का पालन होता है। प्रत्येक व्यक्ति था और उसने देखा कि भाई ये कोई हिरन ऐसे रूप में बैठा है और उनके पैरों में जो वहां पे चक्र था, कमल था, वो दूर से चमक रहा था कि ऐसा लगा कि ये उसकी आंखें हैं। और उसने उसमें तीर मार दिया, और तीर मारा कहां, कौन से स्थान पे मारा? इसको तन हृदय मर्म का, तन हृदय, और तन हृदय मर्म पे आघात से भगवान श्री कृष्ण का ये पार्थिव शरीर समाप्त हुआ। एक तीसरा, एक और उदाहरण हम लोग इसके कंट्राडिक्टरी देते हैं कि जो भीष्म पितामह और एरोबेट, भगवान ये जो भीष्म पितामह थे वो लगभग 6 माह तक एक सरसैया पे रहे। और ये सर कैसे लगे, तीर कैसे लगे? ये तीर लगे अर्जुन के द्वारा, और अर्जुन उनका क्या था? उनका पोता था, वो पितामह थे ना और गुरु भी थे। तो वो अर्जुन ने उन स्थानों पे तीर मारा जो मर्म स्थान नहीं थे, सिर्फ इसलिए मारा कि वो कौरवों की तरफ से लड़ाई न करे। ठीक, तो ऐसे आप देख सकते हैं कि जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, यदि उसमें छोटी सी चोट लग जाती है तो आदमी की मौत हो सकती है, और या चाहे सारा शरीर भी विद्ध हो जाए और वो इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है तो उसमें व्यक्ति की डेथ नहीं हो सकती। अंत में एक और जो हम लोगों के पास एग्जाम्पल है वो जीसस क्राइस्ट का। उसमें जब क्रॉस पे उनको लटकाया गया तो कुछ नहीं किया, उनको नेलिंग कर दी चारों तरफ। और ये कहते, कुछ लोग कहते कि मणिबंध पे, कुछ लोग कहते कि ये हाथ में तल हृदय मर्म पे, इसमें उनको नेलिंग कर दिया और उसके बाद उनका शरीर पूरा हुआ। आप देख सकते हैं कि ये जो नेल है वो सीधे के सीधे जो आर्च ऑफ फुट है उससे क्रॉस कर रहे हैं। और जहां पे हम लोग बताएंगे कि तन हृदय मर्म यहाँ पे होता है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप उसको आपने बहुत बार अनुभव भी किया होगा, जब आप यदि कभी नंगे पैर जा रहे हैं, यदि पैर के किसी और हिस्से पे कंकरी लग जाती है तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन यदि बीच में कभी कंकरी लग जाती है तो कई दिनों तक दर्द करती है, बहुत परेशान, बेचैनी और बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं। तो ये वाइटल पार्ट की इंपॉर्टेंस है। तो इंजरी ऑफ द तल हृदय मर्म बाय द नेलिंग, और हाथ पे यदि जब नेलिंग की गई तो ये इंद्र मणिबंध मर्म, तो ये मर्मों के माध्यम से ही हम ये सारी चीजें हम लोगों को पता चलती हैं। उसके बाद हम लोग पूरे मर्म चिकित्सा के लिए या मर्म के ज्ञान के लिए हम लोग वी आर थैंकफुल टू महर्षि सुश्रुत, द फादर ऑफ सर्जरी। पूरे विश्व में शल्य तंत्र के पिता के तौर पे हम लोग इनको मानते हैं, और इनके द्वारा जो टेक्निक है उसको कहते हैं इंडियन मेथड ऑफ राइनोप्लास्टी। सिर्फ एक चीज को जो प्लास्टिक सर्जन से पूरे वर्ल्ड वाइड उनको एक्सेप्ट करते हैं और कहते हैं कि ये महर्षि जो सुश्रुत है वो क्या है? फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। तो हम लोग कहते हैं फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी नहीं। यदि एक पिता के 8-10 बच्चे, तो हम क्या नाम लेते हैं? जो सबसे बड़ा बच्चा होता है या सबसे छोटा बच्चा होता है उसी के नाम से कहते हैं, हर किसी के बच्चे के नाम से नहीं। तल्लू के पिताजी या लल्लू के पिताजी कहते हैं, है ना, एक नाम प्रचलित हो जाता है। जो प्लास्टिक सर्जरी है वो सबसे रिसेंट ब्रांच है, सबसे एडवांस ब्रांच है, और ऐसी ब्रांच है जिसमें कि हम एक टिश्यू को ट्रांसपोर्ट करके कहीं दूसरी जगह लगाते हैं, जो अविश्वसनीय है कि भाई हम कोई अंग यहां से दूसरी जगह ग्राफ्ट कर सकते हैं। तो ग्राफ्टिंग जैसी चीज के फादर होना, इसका मतलब बड़े के पिता है तो छोटे के तो सबके अपने आप पिता हो गए। तो हम लोगों को इंडियन सिर्फ प्लास्टिक सर्जरी का पिता नहीं कहते, हम लोग हमेशा कहते हैं कि ये फादर ऑफ सर्जरी है। और पूरे विश्व को जो भी सर्जरी का ज्ञान मिला वो महर्षि सुश्रुत के द्वारा लिखी हुई सुश्रुत संहिता से मिला, और इसी संहिता से हम लोगों को मर्म चिकित्सा का ज्ञान हुआ। जो मर्म के विषय में जो बेसिक नॉलेज है वो हम लोगों को महर्षि सुश्रुत के द्वारा लिखी हुई सुश्रुत संहिता से मिली, और उसमें लिखा है कि 107
मर्म बिंदु होते हैं, सभी लोग जानते हैं, और 107 जो मर्म बिंदु होते हैं वो शरीर के लिए बहुत जरूरी होते हैं, और उसकी एक मोटी सी डेफिनेशन कही गई है कि मार्यंतीति मर्माणी, मतलब यदि इन पर कभी चोट लगती है तो व्यक्ति की मौत हो सकती है, व्यक्ति की या उस स्थान विशेष की मौत हो सकती है। स्थान विशेष का मतलब क्या, यदि यहाँ पे कक्षाधर मर्म है, यहाँ पे क्या, यहाँ जिसको मैंने अभी आपको बताया था कि कैसे कक्षाधर मर्म को करते, यहाँ पे एक मर्म है, इसको हम अर्थ पॉइंट आज के रेफरेंस में कहते हैं। यदि किसी वजह से यदि हम ऊपर के कोई काम कर रहे हैं और ऐसे पकड़ के हम किसी उस पे नीचे हमारा कोई प्लेटफॉर्म है और हमारा हाथ ऐसे पकड़ा हुआ, किसी वजह से यदि वो प्लेटफॉर्म टूट जाता है और झटके से हमारा हाथ नीचे आता है तो क्या होता है, वो अर्थ पैरालिसिस हो जाती है, अर्थ पॉइंट पे चोट होती है, और उसकी वजह से क्या हो सकता है, फुट ड्रॉप, हैंड ड्रॉप से, रिस्ट ड्रॉप से लेकर ये हाथ की मूवमेंट भी खत्म हो सकती है और ये सारा हाथ में प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो क्या है, वो अर्थ पॉइंट है जिसको हम कक्षाधर मर्म कहते हैं। तो ऐसे जो मर्म है, उन मर्मों से क्या हुआ, उससे पूरे शरीर की मृत्यु नहीं हुई, लेकिन एनाटॉमिकल एंड द फिजियोलॉजिकल डेथ ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गन इज आल्सो नोन एज द डेथ। उन्होंने उसको मृत्यु कहा। तो उसको आप सब उस रूप में समझे तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसको कहा कि ये सद्य प्राण हर मर्म है, और सद्य प्राण हर मर्म जो है वो उसका डिवीजन भी बताएंगे, कौन से अंगों से संबंधित होते हैं, कौन सी उसकी रचना धातु होती है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, वो डिस्कशन अलग हम लोग से करेंगे, और कैसे वो स्पेसिफिक पार्ट को डैमेज कर सकते हैं ये पता है। रेडियल नर्व डैमेज होगी तो क्या होगा, यदि अल्नर नर्व डैमेज होगी तो क्या होगा, कैसा हाथ का मूवमेंट हो, कैसा हमारे किस किस चीज का डैमेज होगा, कौन सा डिस्फिगरमेंट होगा, कौन कौन सी चीज का काम नहीं कर सकेंगी, ये सब अपने में महत्वपूर्ण है। ये पहला प्रेजेंटेशन सिर्फ इसलिए हम लोग देखते हैं कि जिससे कि जो छोटी छोटी चीजें जो हमारे पास है, जो जिसको हम लोग रोज देखते हैं और इग्नोर करते हैं, उन्हीं से हम लोगों को इस चीज को पता चला। आप भी उसको जान सकते हैं, ये आप रोज करते हैं, आप हम जो मैं करता हूं वो आप भी करते हैं, तो वो उसको सिर्फ उस दृष्टि से देखने की जरूरत है। अब इसके बाद हम लोग अगला जो इंट्रोडक्शन हम लोग नेक्स्ट है, उसका हम लोगों का क्या उद्देश्य है, क्यों करते हैं हम लोग ये कार्यक्रम, क्या जरूरत है इस कार्यक्रम को करने की। हम लोग मर्म है उसको पढ़ना चाहिए, उसको पढ़ा के हम लोगों को विषय के रूप में यदि पाठ्यक्रम में चली जाए या वैसे समझ ले तो उसको इन पूरी के पूरी जो एक्सरसाइज है उसकी क्या इंपॉर्टेंस। तो एम ऑफ मर्म साइंस एंड थेरेपी ट्रेनिंग प्रोग्राम, हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं और एक्सपेक्टेड आउटकम। हम इससे हमारे क्या ऑब्जेक्टिव है और इसका आउटकम क्या हो सकता है कि हम उससे क्या चाहते हैं, ये हम लोगों को क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन वी आर लर्निंग दिस, वी आर अटेंडिंग दिस प्रोग्राम, व्हाट वी कैन डू, वी कैन कैपेबिलिटी ऑफ परफॉर्मिंग द सेल्फ मर्म थेरेपी। सबसे पहले हम अपने मर्मों को उत्प्रेरित करके अपने को स्वस्थ रहने की पद्धति सीख सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है, आधा हिस्सा हम लोगों का इसमें कंप्लीट हो जाता है कि कैपेबिलिटी ऑफ परफॉर्मिंग सेल्फ मर्म थेरेपी, जस्ट वी हैव टू नो, कैसे हम अपने मर्मों को कैसे करते हैं उसको देखें। सेकंड वन इज जस्ट वी हैव टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ वैदिक मेडिकल साइंसेस। आज हम मॉडर्न मेडिकल साइंस की बात करते हैं, उसमें एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, फार्माकोलॉजी है, टॉक्सिकोलॉजी है, बहुत सारी ऑब्स्टेट्रिक्स, गायनेकोलॉजी, मेडिसिन, बहुत सारी चीजें, कम्युनिटी मेडिसिन, बहुत सारी चीजें हैं, उसका एक समूह है। ऐसे ही हमें अपनी वैदिक मेडिकल साइंसेस को समझना चाहिए कि क्या अंडरस्टैंडिंग ऑफ वैदिक मेडिकल साइंसेस, क्या वैदिक मेडिकल साइंसेस के माध्यम से भी हम कुछ समाज को दे सकते हैं। या यदि हमसे कोई कहने लगे कि यदि कोई एलोपैथी को पेटेंट करा ले, अमेरिका या इंग्लैंड पेटेंट करा ले, कहे कि भाई जो बिना पेटेंट कराए इसका इलाज नहीं कर सकता, बहुत सारी चीजों में हो गया, उसको कह दे कि भाई आप इसको इलाज कर ही नहीं सकते इस पद्धति से, तो कोई मना कर लेगा, तो उनकी चीजें वो रोक लें तो उसको कोई मना नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में हम जिंदा रह सकेंगे नहीं। तो हमारे पास कोई ना कोई चीज होनी चाहिए, और हमारे पास निश्चित रूप से हमारे पास बहुत सारे संसाधन हैं। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ वैदिक मेडिकल साइंसेस हमें समझना चाहिए कि आज से 50-100 साल पहले का 100 साल का इतिहास है, पूरी की पूरी एलोपैथिक साइंस का 100-200 साल का इतिहास है। क्या 200 साल पहले यदि कोई बीमारियां ऐसी होती और हम उनसे पूरी की पूरी जो मानव जाति वो खत्म हो जाती, तो हम लोग पहले भी जिंदा थे, निश्चित रूप से कोई दूसरे संसाधन हुआ करते रहे होंगे। और उनको समझने के लिए जस्ट वी हैव टू गो फॉर द स्टडी ऑफ वैदिक मेडिकल साइंसेज, जिसको हम लोगों ने VMS करके
अलग से उसको बनाया, ग्रुप बनाया, कौन कौन सी मेडिकल साइंसेस को हम लोगों ने उसमें सेलेक्ट किया, और हम लोग कहते हैं कि द मर्मा साइंस इज द गोल्डन चैप्टर ऑफ दिस वैदिक मेडिकल साइंस। जैसे आप लोग देखते हैं कि यदि कोई एक गोडाउन होता है तो डिस्प्ले हम किस चीज का करते हैं, जो तुरंत किसी को प्रभावित करती है, जिसमें ज्यादा समय लगता है, उसके लिए कोई आदमी नहीं आता। सबसे पहले जो मदारी होता है वो कौन सा खेल दिखाता है, वो कोई ऐसा खेल दिखाता है जिससे कि आदमी अट्रैक्ट हो जाए। तो ये सिर्फ मदारी का खेल है, वो मर्म चिकित्सा जैसी चीज इसलिए हम लोग सबसे पहले बताते हैं क्योंकि उससे आदमी को लगता है ये तुरंत फायदे की चीज है, इसमें तो कुछ नहीं लगता, ये तो बहुत अच्छी चीज है, तो इसलिए वो वैदिक मेडिकल साइंसेस की तरफ आकर्षित होता है। उसके बाद वो और चिकित्सा पद्धतियों की तरफ भी जानने की कोशिश करता है। इसके बाद क्या करना कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ वैदिक मेडिकल साइंसेस। अब पहले तो आपने तो समझ तो लिया, लेकिन अब आपको क्या समझना है, इंपॉर्टेंस ऑफ वैदिक मेडिकल साइंसेस समझना है और इट्स कंट्रीब्यूशन टू द मेडिकल साइंस। कैसे, हाउ वी कैन कंट्रीब्यूट इन द सोसाइटी विद द हेल्प ऑफ दीज वैदिक मेडिकल साइंसेस। हम क्या कर सकते हैं, ये कहने से कुछ नहीं होता कि भाई ये एलोपैथिक साइंस ऐसा है, वो होम्योपैथी ऐसी या यूनानी ऐसे या आयुर्वेद ऐसा। हम अपनी तरफ से क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए सारी मेडिकल साइंसेस, मैं इसको क्या कहते हैं, मर्म को तब तक नहीं समझ पाता यदि मैंने एनाटॉमी नहीं पढ़ी होती, तब तक मैं समझ नहीं पाया। जब तक मैंने सर्जरी करके सारे के सारी बॉडी को खोल के नहीं देखा, तब तक मैं मर्म को समझ नहीं पाया। तो ये सारी की सारी चीजें, फार्माकोलॉजी है, पैथोलॉजी है, एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, ये हमको इस सोपान में चढ़ने के लिए हमें सीढ़ियों के रूप में हमें उपयोगी रही। निश्चित रूप से इनके द्वारा हमें शरीर को समझने का अवसर मिला और उसके बाद हमको अवसर मिला कि हम इसके माध्यम से मर्म को समझ सके। तो इसलिए इन चीजों की हमारा क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है मेडिकल साइंस में, इसीलिए हम लोगों की क्या सोच है, इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ ओनली आयुर्वेद, आयुर्वेद का हिस्सा नहीं बने। हम लोग चाहते हैं कि ये शुड बी ए सुपर स्पेशलाइज्ड टेक्निक, सुपर स्पेशलाइजेशन के तौर पे हर चिकित्सा पद्धति के साथ सम्मिलित किया जाए, क्योंकि इसमें कोई मेडिकल मेडिसिन तो इस्तेमाल होती नहीं। होम्योपैथी वाला होम्योपैथी इस्तेमाल कर सकता है, एलोपैथी वाला एलोपैथी इस्तेमाल कर सकता है, आयुर्वेद वाला आयुर्वेद की औषधियों के साथ इस्तेमाल कर सकता है, और विदाउट मेडिसिन भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमें तीसरी चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ वैदिक मेडिकल साइंसेस एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू द मेडिकल साइंस क्या हो सकता है, इसको जानना चाहिए। फिर उसके बाद देखिए सारे के जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं वो तो सब जानते हैं, लेकिन हम लोगों ने कोशिश की है कि मास स्केल पे एक पैरेलल सिस्टम को डेवलप किया जाए। जैसे हम लोग कहते हैं कि लगभग 20 से 30 करोड़ लोग हम लोग प्रतिदिन कोई ना कोई एक्सरसाइज करते हैं, योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में, कोई टीवी देख के कर रहा है, कोई किसी से सीख के कर रहा है, कोई डायरेक्ट किसी के सुपरविजन में कर रहा है। लेकिन 80 से 90 करोड़ जनता कुछ नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि उसके पास समय नहीं है, कहीं इंडिकेशन नहीं है, कहीं की उसकी नॉलेज नहीं, कहीं हमें आलस्य टाइम हमारे पास नहीं है। ये सारी चीजें वो व्यक्ति भी मुश्किल से 2-4 मिनट में खर्च करके उन सारी चीजों के बेनिफिट को ले सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस मर्मा थेरेपी, सेल्फ मर्मा थेरेपी। अब इसके बाद क्या करना है, हमें कॉमन डिजीजेस के विषय में जानना है। कैसे कॉमन डिजीजेस के विषय में जानना है? एक आम व्यक्ति भी जानता है कि भाई जुकाम होता है, खांसी होती है, ब्लड प्रेशर होता है, किसी को डायबिटीज होती है, पेट खराब होता है, किसी को मिर्गी आती है। ये सारी की सारी बीमारियां क्यों होती है, यदि आप थोड़ा सा समझ लें। यदि खांसी होती है तो किस चीज से संबंधित होगी? हमारे फेफड़े से संबंधित हो सकती है। यदि उल्टी है तो हमारी किस चीज से संबंधित हो सकती है? हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से संबंधित हो सकती है। सामान्य रूप से होती है, रीनल डिसऑर्डर से भी होती है। जब एजिटेमिया की कंडीशन होती है, रीनल फेल्योर की कंडीशन होती है, ब्रेन इंजरी होती है, ट्यूमर होता है, उसमें भी होती है। लेकिन सामान्य चीजें हमको जाननी चाहिए। तो उस सामान्य चीज को जानने के लिए थोड़ी थोड़ी बीमारियों के विषय में जाने, और उसके बाद आप एवल्यूशन ऑफ टाइम, कॉस्ट एफिकेसी ऑफ मर्मा थेरेपी करें। जैसे अभी एक व्यक्ति हमारे पास आए जिनको हम लोग पैरों में गुल्फ मर्म दे रहे थे, उनको नी रिप्लेसमेंट के लिए सजेस्ट किया है। वहाँ एक होटल व्यवसायी है और बीजेपी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उनके चाचा जी थे, तो उन्होंने उनको नी रिप्लेसमेंट के लिए कहा। और जब नी रिप्लेसमेंट का मतलब 3 से 5 लाख रुपया, और यह चिकित्सा पद्धति का मतलब 30 से 60 सेकेंड। तो 30 से 60 सेकेंड में हम 5 लाख रुपए बचा सकते हैं आराम से। नहीं फूके तो है ही वो तो आपको कराना ही। यदि आपको इतना पेनफुल कंडीशन है, जस्ट यू हैव टू गो फॉर द रिप्लेसमेंट सर्जरी, जाना ही जाना पड़ेगा। लेकिन यदि आप जानते हैं तो 30 सेकंड में आप क्या कर सकते हैं? 30 सेकंड में आप उसके घुटने बचा सकते हैं, और वो 5 लाख रुपए का उपयोग आप कहां कर सकते हैं? किसी अच्छे काम में कर सकते हैं। हमारे सोशल रिफॉर्म के लिए कर सकते हैं, हेल्थ के डेवलपमेंट के लिए कर सकते हैं, स्कूल्स के लिए कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों के लिए कर सकते हैं। हम लोग कहते भी हैं
कि हमारे देश में लगभग 30 से 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको पेनफुल नी डिजीज की कंडीशन है। ऑस्टियोआर्थराइटिस इज द मेन कल्प्रिट। उसमें कोई भी व्यक्ति बिना मेडिसिन के नहीं रहता, कोई भी व्यक्ति बिना सपोर्ट के नहीं चल पाता, कोई भी व्यक्ति बिना आर्थ्रोस्कोपी के या विस्कस ट्रीटमेंट के जो अंदर हम फिल करते हैं ऑयल, कोई ना कोई ट्रीटमेंट उसको लेने की जरूरत पड़ती है। लेकिन यदि हम इसको ठीक ढंग से इसको करते हैं तो जस्ट वी कैन प्रिवेंट ऑल दीज थिंग्स। और लगभग 5 लाख नी रिप्लेसमेंट हमारे देश में होते हैं, चाहे वो हिप रिप्लेसमेंट होता है, चाहे नी रिप्लेसमेंट होता है। इतनी सर्जरी हमारे देश में होने लगी है विगत 15-20 साल में। 2004 के बाद से, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी का, उसके बाद तो बहुत तेजी से हो गया, ठीक है। लेकिन उसके रिजल्ट्स भी हम आपको दिखाएंगे, मेरे पास बहुत सारी स्लाइड्स है। एक घुटने का हो गया, दूसरे घुटने का हो गया, फिर दोनों में परेशानी हो गई, फिर मर्म चिकित्सा तब भी फायदा करती है, तब भी उसको हेल्प करती है। तो ये यदि हम पहले ही करें तो 25 खरब रुपए सालाना सर्जरी में होने वाले व्यय को बचा सकते हैं। लेकिन यदि हम इसको ठीक से मर्म चिकित्सा को 2-2 मिनट पर डे करते रहे तो कितना बढ़िया चीज है। इसको आप इवोल्यूशन ऑफ द टाइम, इवैल्यूएशन ऑफ द टाइम एंड द कॉस्ट एफिशिएंसी ऑफ द मर्म थेरेपी को यदि करें तो अरबों खरबों ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स आप उसको बचा सकते हैं। पता नहीं कितनी ब्लड प्रेशर की दवाइयां रोक सकते हैं, कितनी आप ये डायबिटीज की मेडिसिन को रोक सकते हैं, और पता नहीं कितना जो एनाल्जेसिक्स का यूज है उसको आप रोक सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मर्मा थेरेपी। अब इसके बाद क्या करना, थोड़ी बहुत चीजें ये भी जाननी है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ हर्बल मेडिसिन एंड विजडम ऑफ इट्स यूज फॉर डेली हाउस होल्ड नीड्स। हमारे चारों तरफ जितनी जड़ी बूटियां हैं आसपास, अभी हम लोग कह रहे थे ना कि यदि किसी बड़ी कंपनी में स्ट्राइक हो जाए, बहुत सारे कारण हैं, उसके बिजली का फेलियर हो जाए, उसका वर्कर्स स्ट्राइक कर दे, मेडिसिन ना मिले, कोई रॉ मटेरियल की कमी हो जाए, कोई केमिकल कहीं कुछ दिक्कत हो जाए, फैक्ट्री में कुछ गड़बड़ हो जाए। लेकिन जो नेचुरल फैक्ट्री है, जहां जिस सोर्स से वो हो रहा है, उसको हम कैसे रोकें, तो जड़ी बूटियों की तरफ हमको जाना पड़ता है। बहुत सारे लोगों ने हमसे बार बार कहा कि भाई आप इसको साइंटिफिक रूप से एनालाइज करें कि जब आप मर्म चिकित्सा करते हैं तो शरीर में कौन सा न्यूरो ह्यूमर बढ़ता है, डायरेक्ट उसको लेके और डायरेक्ट हम उसको दे दें तो काम हो जाएगा, क्या जरूरत है इसकी। तो हमने कहा भाई ये तो बहुत बढ़िया बात बता रहे हो आप। यदि हम पहले फिर क्या करें, पहले तो उसको आइडेंटिफाई करें कि क्या, फिर उसको सुअर में जनरेट करें, फिर सुअर से लेके फिर आप में लगा 1 लाख रुपए ले ले, ठीक है। तो ये नहीं, जो नेचुरल कोर्स है, जो नेचुरल सिस्टम है, जस्ट वी हैव टू स्टिक ऑन दैट। तो ऐसी साइंटिफिक रिसर्च से हमको कोई फायदा नहीं। तो उसको साइंटिफिक रिसर्च के जंजाल से जब तक आप मर्म चिकित्सा को नहीं बचाएंगे, तब ये मर्म चिकित्सा नहीं तो फिर मारने वाली चिकित्सा हो जाएगी, वही वाला धंधा हो जाएगा। तो ऐसा काम कभी नहीं करना। इसीलिए इसको सीधे ट्रांसफर करने वाली बात हम लोग कभी नहीं कहते कि आप एक बार मर्म चिकित्सा करने के बाद कि आप हमारे पास रोज आइए इसको सीखिए। तो हम लोग जब भी कहते हैं कि आप मर्म चिकित्सा करें, आपने देखा कि इसका रिस्पॉन्स आने लगा, तो आप उसको पूरी की पूरी नॉलेज उसको ट्रांसफर कर दें, उसको या उसके पेशेंट को, कि भाई आपको फॉलो अप मर्मा थेरेपी में ये सारी चीजें करनी है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इसको इसी रूप में जानें। ये कुछ इंपॉर्टेंट मर्मा पॉइंट्स हैं। देखिए, हम लोग कहते हैं कि 107 मर्म बिंदु होते हैं, लेकिन हमारे उपयोग के या चिकित्सा के लिए मुश्किल से 20, 25, 30 मर्मों से काम चल जाता है। इससे ज्यादा मर्मों की आवश्यकता नहीं होती। इसको इसी रूप में आपको समझेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अब जो हमारा मर्म ट्रेनिंग का प्रोग्राम होता है वो कई तरह से होता है। जो हम लोग करते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि भाई पहले लेक्चर्स होते हैं, फिर उसके बाद उसका डेमोन्स्ट्रेशन कराते हैं, फिर हमारे विशेष रूप से हमारा जो फोकस होता है हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स पे होता है। क्यों मेडिकल स्टूडेंट्स पे होता है कि यदि हमारे कोई चिकित्सक या कोई एक डॉक्टर यदि इससे को समझ जाता है या इसकी तरफ आकर्षित होता है तो लाखों लोगों तक वो अपने आप वो चिकित्सा पद्धति पहुंच जाती है। तो एक डॉक्टर हम लोगों के लिए इतना महत्वपूर्ण होता है कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि वो हम ये मान के चलते हैं कि ही इज द राइट पर्सन टू यूज दिस थेरेपी, और उसके माध्यम से वो पूरे लोगों का उपकार कर सकती है ऐसी चिकित्सा पद्धति। और उसको फिर हम लोग बताते हैं कि कैसे, कौन सी टेक्निक है, क्या है, और उसके बाद वो कौन से सिद्धांतों पे काम करती है उसको भी जानना चाहिए। हम यदि उसको कहें कि कोई भी मर्म दबाने से कोई एक न्यूरो ह्यूमर स्टिमुलेट हो रहा है, तो वो सिर्फ एक आधा अधूरा ज्ञान, ये पूरे सिस्टम को काम करती है। और वो सिस्टम, चाहे वो हमारे चक्रों का सिस्टम हो, चाहे हमारे दोषों का सिस्टम हो, चाहे हमारे पंचवायु का सिस्टम हो, चाहे हमारे पंचकोश का सिस्टम हो, हमारी सब धातुओं का सिस्टम हो, उन सारी चीजों के परिप्रेक्ष्य में हम इस मर्म चिकित्सा को प्रयोग करते हैं और उसका बेनिफिट लेते हैं। इसके बाद लर्निंग ऑफ द मर्मा साइंस। लर्निंग ऑफ मर्मा साइंस का क्या मतलब कि हम लोग बताते हैं तो एक दूसरे को हम लोग उसको करके देखते हैं कि कौन सा मर्म कहां पे, तो उसको लर्निंग कैसे सीखना है।
एक एक मर्म बिंदु को ठीक ढंग से यदि हम सीखेंगे और उसको ठीक ढंग से उसके टेक्निक को समझ जाएंगे तो हम अपने भी समझ पाएंगे, और यदि किसी दूसरे को बताना है तो हम उसको ठीक ढंग से एक्सप्लेन कर सकेंगे कि भाई किस प्रोमिनेंस के पास कौन सी चीज है, किस हड्डी के पास कहां होता है, इसको यदि हम यहां रखेंगे तो, क्योंकि मर्म को यदि सही स्थान पर आप नहीं दबाएंगे तो उसका हो सकता है उसका कोई प्रभाव आपको ना हो, और आप कहें कि ये मर्म चिकित्सा किसी काम की नहीं, इससे कोई फायदा तो नहीं होता, हम महीने महीने भर से कर रहे कुछ नहीं हो रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लर्निंग ऑफ मर्मा साइंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको उसी भाव से हमको सीखना चाहिए। अब हम लोगों ने इसमें क्या कि जो हम इंट्रोडक्शन टू वैदिक मेडिकल साइंस है, योग, आयुर्वेद एंड अदर वैदिक मेडिकल साइंसेस पे हम लोगों ने इसको कुछ बताया है कि कुछ जो योगा के पोस्चर्स होते हैं, जैसे हम पद्मासन में बैठते हैं, जब हम पद्मासन में बैठते हैं तो जो हमारी एड़ी होती है वो यहाँ पे एक विटप मर्म होता है जो विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्पोर्टेंसी, और इम्पोर्टेंसी के साथ साथ और बहुत सारी बीमारियों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वो एड़ी हमारी सिर्फ उस जगह पे जाती है अल्टीमेटली वो प्रेशर देने के लिए, वो हमारे विटप मर्म को नापने का भी साधन है। परसों कोई मुझसे पूछ रहा था कि भाई विटप मर्म को कैसे नापना चाहिए, तो विटप मर्म को कैसे नापना चाहिए, तो हम पैर को ऐसे रखते हैं और जहां पे हम पैर को खींच के लगा सकते हैं, जहां पे हमारी एड़ी आती है वहां पे कौन सा मर्म होता है, वहां पे विटप मर्म होता है। तो विटप मर्म को जानने का और हर तरह की जो हम लोग बताएंगे कि कैसे टेक्निक है उसको आप समझ जाएंगे। तो योग, आयुर्वेद, अदर वैदिक मेडिकल साइंसेज, और उसके साथ साथ हम जब मर्म चिकित्सा करते हैं तो एक हमारे पास पूरा का पूरा एक कॉम्बो पैक हो जाता है, जिससे सारी की सारी कुछ जड़ी बूटियों का हमको ज्ञान है, कभी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, मर्म चिकित्सा का ज्ञान है तो इंस्टेंट रिस्पॉन्स की बात कर सकते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है कि जैसे जो चीज फ्री में मिलती है उसका फायदा नहीं होता। हम लोगों के साथ बहुत सारे ऐसे अवसर आते हैं, हमने मरीज आया, हमने बड़ी शिद्दत से उसको सिखाया और किया, उसके बाद उसने कहा कि कोई फीस, हमने कहा इसकी तो कोई फीस नहीं लेते, तो आदमी सोचता है यार इसने इसमें थोड़ा तो फायदा हो सकता है, ठीक है, उसके बाद वो करता नहीं। समझ लीजिए इस बात को, क्योंकि जो चीज निःशुल्क मिलती है तो उसको हमें क्या करना पड़ता है, 1-2 दिन 2-4 बार उसको इनिशिएट करना पड़ता है कि भाई ये निःशुल्क हमारी तरफ से नहीं है, निःशुल्क ये ऊपर वाले की तरफ से। हम कौन सा निःशुल्क कर रहे हैं, ये तो ऊपर वाले का सिस्टम आपके अंदर है। तो टेलीविजन आपने खरीद लिया, रिमोट दबाने के पैसे लोगे क्या, कोई लेता है? नहीं लेता। तो ऐसे ही हम लोग भी इसको दबाने के इसलिए पैसे नहीं लेते कि भगवान ने टेलीविजन दिया, रिमोट को हमें पता लग गया कि इसमें ये चीजें हैं, तो उसको रिमोट दबाने को कोई पैसे तो आप भी अपने कर सकते हो। तो हमने आपको रिमोट की टेक्निक समझा दी कि ये रिमोट लीजिए एंड देन यू कैन डू योरसेल्फ, आप अपने आप इनसे भी वो कर सकते हैं। तो टेक्निक जब आपको भगवान ने इंस्ट्रूमेंट दे दिया तो उसकी टेक्निक भी दी। वो लीफलेट जो है, जो उसकी टेक्निक का लीफलेट है, वो मृत्युंजय मिशन देने का काम करता है, जो थोड़ा बहुत समझ पाया। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों का कोई काम नहीं। वो लीफलेट जस्ट वी आर प्रोवाइडिंग दैट लीफलेट विच इज रेगुलेटिंग द सिस्टम गिवन बाय द मर्मा सिस्टम, जो मर्म का सिस्टम है उसके द्वारा। अब जो इसके साथ साथ जो मेडिकल एथिक्स है वो सबसे महत्वपूर्ण है। स्पिरिचुअल, रिलीजियस, मेटाफिजिकल, साइको स्पिरिचुअल जो डायमेंशंस हैं मर्म चिकित्सा के, वो अपने में बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए हमसे मर्म चिकित्सा से कौन लोग जुड़े, जो इससे लाभान्वित हुए, और पहले कोई नहीं जुड़ा। हमारे साथ का डॉक्टर नहीं जुड़ता था कभी, हमारे साथ के जो हमारे साथ के प्रोफेसर से कहते थे इससे कुछ नहीं होता, तो बेवकूफ आदमी है, सर्जरी छोड़ के बैठे, बेवकूफ है, तो अच्छी खासी सर्जरी करते थे, पता नहीं कितने केसेस करते थे, अब ये छोड़ छाड़ के बैठे, इनसे कुछ नहीं होता। वो मरीज आके हमसे बोला कि जी आपके साथ के जो डॉक्टर हैं, एक दिन मैं यहाँ पहुंचा तो कहने लगे कि इससे कुछ नहीं होता, तो लाओ मैं कुछ ट्रीटमेंट लिख देता हूँ, इससे ठीक हो जाएगा। तो उसको विश्वास नहीं हुआ, उस दिन मैं नहीं मिला, अगले दिन फिर वो दोबारा से रोहतक से आए, फिर मुझसे कहने लगे हमने ट्रीटमेंट किया तो उनको फायदा हुआ। कहने लगे डॉक्टर साहब बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। उनका बताइए क्या बात कही, क्यों बुरा मानेंगे आप बताइए। कहने लगे जी हम पिछली बार आए थे, आप मिले नहीं, तो वो फलाने सर्जन थे डॉक्टर, उन्होंने कहा भाई इससे कुछ होता जाता कुछ नहीं, इस चीज से इससे कुछ नहीं होता, ठीक है। तो मैंने कहा आप उसको कहने दीजिए, आपको फर्क है? कहने लगे हाँ मुझे फर्क है। तो मैंने कहा आप इसको कीजिए, क्यों आप इस बातों में पड़ रहे हैं? तो ऐसे व्यक्ति जो लाभान्वित व्यक्ति हैं वही इससे जुड़ते हैं। और देखिए जब तक आप अपने सामने किसी चीज को होता ना देखें तब तक आपको भी विश्वास नहीं करना चाहिए। जब आप उससे लाभान्वित होते हैं या आप उसको अपने सामने होते देखते हैं तब उससे प्रभावित होना चाहिए, अन्यथा इन चीजों को मानना नहीं चाहिए। इसके बाद थोड़ी सी हमें ह्यूमन एनाटॉमी जाननी चाहिए। ह्यूमन एनाटॉमी का मतलब क्या, कहाँ शरीर क्या है, अब तो सब लोग जानते हैं। मैं जब तक छोटा था और हम लोग साइंस नहीं पढ़ पाते थे 5वीं 6वीं तक, तो मैं सोचता था जब हम खाना खाते हैं यहाँ से डालते हैं और ये एक थैले के अंदर उसमें चली जाती है, यहाँ भर जाती है। हम लोगों को ये भी नहीं पता था छोटे 4-5 साल 6 साल में। ऐसा ही हमको पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? आजकल क्या होता है, यदि आपके पेट में दर्द है एंड द पेन इज लोकेटेड एट लेफ्ट इलियक फोसा, और डॉक्टर कहता नहीं अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना पड़ेगा, हो जाए,
और आप तैयार हो जाते हैं कि भाई फट जाएगी अपेंडिक्स, आप फट जाएगी, बहुत सारा हो रहा है, इट इज वेरी कॉमन प्रैक्टिस नाउअडेज। तो उसमें क्या करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि भाई ये अपेंडिक्स कह रहा है, अपेंडिक्स कहाँ होता है, राइट लेफ्ट होता है, दाईं तरफ होता है, आपको पता होना चाहिए, अपने शरीर का तो पता ही होना चाहिए। तो जब आपको पता चले, आप कहेंगे ठीक है डॉक्टर साहब मैं अभी आता हूँ, पैसे ले आऊँ, सुबह आके ऑपरेशन कराऊंगा, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, मैं जरा घर जा रहा हूँ। तो आपको पता होना चाहिए बाईं तरफ हो रहा है तो बाईं तरफ डेक्स्ट्रोकार्डिया, तो ऐसा तो है नहीं कि आपका अपेंडिक्स बाईं तरफ है तो एक बहुत रेयर चांसेस है, यदि ऐसा है तो बहुत रेयर चांसेस, तो आप उसको कंफर्म तो कर सकते हैं। डायबिटीज क्या होती है, आपकी रेटिना क्या होती है, आपकी जीभ क्या होती है। कई बार हम लोगों के पास लोग आते हैं, जीभ दिखाते, कहने लगे जी मुझे किसी ने कहा कि तुम्हारी जीभ के अंदर जो है दाने हो रहे हैं, कोई कैंसर ना हो जाए, उसकी दवाई। एक और उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरी पोस्टिंग सबसे पहले सन 83-86 में रायबरेली के एक बहुत रिमोट एरिया में हुई। एक पेशेंट मेरे पास आया, उसको फाइब्रोसिस था, और फाइब्रोसिस की वजह से उसका स्किन का कलर चेंज हो गया था, और वहां पे एक तरह से ल्यूकोडर्मल पैचेस थे। तो उसको वहां के एक लोकल डॉक्टर ने, एक कस्बे के डॉक्टर ने कह रखा था तुझे इसमें कैंसर हो गया। रोज इंजेक्शन लगाता था, रोज कहता था कि भाई मैं ठीक कर सकता हूं और कोई ठीक नहीं कर सकता, और पता नहीं कितना। एक दिन हमको दिखाया, मैंने कहा भाई ये तो फाइब्रोसिस है, फाइब्रोसिस है और ये डिस्कलरेशन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लिख के देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, तुम्हारा कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे आपको कम से कम ये पता होना चाहिए आपके शरीर में कौन सा, टॉन्सिल्स के विषय में, टॉन्सिल है, कहाँ पे टॉन्सिल होते हैं, लिम्फ नोड्स कहाँ होती है, क्लेविकल है तो क्लेविकल के ऊपर यदि लिम्फ नोड हो रही है तो वहां सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड है तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो क्यों खतरनाक है। तो ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें जाननी चाहिए। और ह्यूमन एनाटॉमी के विषय में आपको कुछ सिस्टम्स के 2 फेफड़े होते हैं, इसमें किसमें 3 लोग होते हैं, किसमें 2 लोग होते हैं, हार्ट कितना बड़ा साइज का होता है, उसमें कौन कौन सी। अब हम लोग कपालभाति करते हैं यूजुअली, तो हमें पता होना चाहिए कि यदि हम एक्स्ट्रा बिना बताए कर रहे हैं, बिना इंडिकेशन के कर रहे हैं, तो पता होना चाहिए कि वर्टिकल कॉलम के आगे का जो है तो एओर्टा का ओपनिंग है, उससे फिर आगे इंफीरियर वेना केवल ओपनिंग है जो नीचे से ऊपर को जा रहा है, और आगे उसके फिर इसोफेज की ओपनिंग है। तो राइट क्रूरा और लेफ्ट क्रूरा है, यदि आप उसको उठा रहे हैं बिना बात के, उसको गलत ढंग से उसको कर रहे हैं, तो कितने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं आपको जानना चाहिए। घुटने के विषय में जानना चाहिए कि आपका घुटना आजकल इट्स ए वेरी कॉमन ट्रेंड कि भाई आपके पैर की चिकनाई खत्म हो गई, ग्रीस कहते हैं इन ए कॉमन लैंग्वेज, इट इज नोन एज ग्रीस, कि ग्रीस खत्म हो गई। हम लोग कहते हैं इससे रिजनरेशन होता है, तो लोगों ने हमसे पूछा कि आप बेवकूफ क्यों बनाते हो कि कहीं ये दोबारा से रिजनरेट होता है। तो हम लोगों ने उनसे एक प्रश्न पूछा, एक डॉक्टर हमको मिले, हमने पूछा कि भाई यदि कोई एक 80 साल का व्यक्ति, यदि उसको आप कोई अच्छी खाने की चीज देते हैं तो उसको सलाइवेशन होता है, यदि उसको चोट लगती है तो उसके आंख में आंसू आते हैं, यदि उसके ट्रैकिया में कोई फॉरेन बॉडी जाती है तो उसमें म्यूकोजल सिक्रेशन होती है, ये सारी चीज हो रही है। यदि कहीं पे चोट लग रही तो इडीमा हो रहा है, जो इंटरस्टिशियल स्पेस में फ्लूइड आ रहा है वो सेलुलर स्पेस से हिस्टामिन की वहां सिक्रेशन हुई, उससे वो वहां से फ्लूइड निकल के इंटरस्टिशियल स्पेस में आ गया, सारी चीजें हो रही। तो ये यहीं के जोड़ का फ्लूइड कैसे खिसक गया, ये पॉसिबल नहीं है। इसको हम लोग रिजनरेट करा सकते हैं। हाँ ठीक है, सम ऑब्स्ट्रक्शन इज देयर, यदि वो टोटल फाइब्रोसिस हो जाए वो अलग चीज है, वो डिजनरेशन हो जाए अलग चीज है, लेकिन इफ द होल म्यूकोजल लाइनिंग इज ऑल राइट, उसमें कहीं उसमें रिप्लेसमेंट नहीं हुई फाइब्रोसिस से, तो जस्ट यू कैन रिजनरेट द होल प्रोसेस, उसको आप दोबारा से कर सकते हो। तो ऐसे ही इन चीजों को यदि आप थोड़ा सा जाने तो ये भी हम लोगों का उद्देश्य होता है कि छोटी छोटी चीजें हम लोग उसको जाने। फिर उसके बाद है कि फिजियोलॉजी अलॉन्ग विद द आयुर्वेदिक कंसेप्ट ऑफ द प्राण। जब तक हम प्राण के कंसेप्ट को नहीं समझते तब तक हम मर्म के ज्ञान को भी नहीं समझ पाते। तो हमें फिजियोलॉजी समझनी चाहिए, कौन सा ऑर्गन क्या चीजों को करता है, कैसे करता है, और कंसेप्ट ऑफ प्राण क्या है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मर्म पॉइंट ऑल इन द ह्यूमन बॉडी। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि मर्म के पॉइंट का कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है और कैसे हम उसको अप्रोच कर सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा, हमारे जो सिर के मर्म होते हैं, यहाँ पे आवर्त है, अपांग हो गया, इसके बाद आवर्त हो गया, उत्क्षेप हो गया, उसके बाद शंख हो गया। कैसे आइडेंटिफाई करें, उसमें बड़ी सिंपल टेक्निक हम लोगों ने जानी। यदि हम इस हाइपोथिनर इमिनेंस को यहां पे रखते हैं और यहां पे रख के दोनों हाथों को ऊपर रख लेते हैं, तो ये जो कर्वेचर है हमारा, ये पांचों मर्मों को इकट्ठा एक रूप में प्रेस कर लेते हैं। और ये हाथ हमारे कहां पे आते हैं, सीमंत मर्म पे आते हैं। इसको हम सब लोग कल डिस्कस करेंगे, सारी चीजों को कैसे इसको आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे हम इसको बेनिफिट ले सकते हैं, कैसे पांचों के पांच मर्म पॉइंट हम इस थिनर इमिनेंस, हाइपोथिनर इमिनेंस, थिनर इमिनेंस और इस लुब्रिकल्स की सहायता से हम कैसे प्रेस कर सकते हैं। इट इज वेरी सिंपल टेक्निक। देखिए इसको देखने की बात, हम लोगों ने कुछ नहीं किया, हम लोगों ने तो रिमोट दबा के देखा कि भाई इससे
कलर्स चल रहा है, इससे जो है इंडिया टीवी चल रहा है, इससे जो है दूरदर्शन चल रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं किया। ठीक है, तो हमने सिर्फ हमारे हाथ में तो रिमोट में से कुछ समझ पाए, तो वही आपको मैं बता रहा हूं कि ये टेक्निक ये ऐसे होती है, इसको ये वाला बटन इसका, ये वाला बटन इसका, इसके अलावा कुछ नहीं। द होल सिस्टम इज इनबिल्ट सिस्टम। तो उसको आप उसी रूप में देखेंगे तो पता चलेगा कि भाई कैसे सरल है, इतने सरल है। क्योंकि देखिए जो मर्म है वो आपकी अपनी रीच में आपकी चीज है, ये आपकी तिजोरी है, आपकी चाबी है, आपके पास है सब। तो लेकिन उसको पता होना चाहिए कि मेरी तिजोरी में चाबी लगेगी कैसे, और घुमाए जा रहे हैं तो नहीं है, उसमें लॉक है कि जब तक आप 111 नहीं करेंगे तब तक कोड, ये तो कोड फीडिंग है ना। तो इसीलिए मर्म चिकित्सा के माध्यम से सिर्फ आपको यही करना होगा। अभी जो सबसे महत्वपूर्ण जी, झांसी के डॉक्टरों ने मुझे 3 ऑपरेशन बता दिए। तबीयत खराब थी आज से 20 साल पहले जी तो झांसी के डॉक्टरों ने बोला आपको, हड्डी वाले डॉक्टर को दिखाया तो बोला आपको रीढ़ में पानी हो गया, ऑपरेशन करना पड़ेगा। सर्जन को दिखाया तो बोला आपको अपेंडिक्स की प्रॉब्लम है, आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेडी डॉक्टर को दिखाया तो बोला आपको यूट्रस की प्रॉब्लम है, आपका यूट्रस निकालना पड़ेगा। पर मैंने कहा ये तो 3 ऑपरेशन बता दिए, शायद हमें कुछ नहीं है, अजय फालतू बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो हमने ऑपरेशन नहीं कराया। फिर एक सर्जन मिले, उन्होंने कहा आप एक्यूप्रेशर कराइए, आप ठीक हो सकती हो। ठीक हो मैंने जाएगा। कहा एक्यूप्रेशर क्या होता है? उन्होंने कहा हमारे पास आइए हम बताएंगे। उन्होंने हमें 3 दिन ट्रीटमेंट दिया और सिखाया, किताब भी पढ़ के मैंने सीखा, मैंने अपने आप को ठीक किया। फिर दूसरों को, फिर हमने चंडीगढ़ जाकर ट्रेनिंग की और दूसरों को ठीक करते। देखिए कितनी बड़ी बात है ना। 3 में से एक भी ऑपरेशन नहीं कराया और आज हम बिल्कुल सही सलाह। भाई देखिए अपनी अपनी चीज को बेचने की कोशिश करते हैं, हम कहेंगे ये करिए, दूसरा कहेगा ये करिए, वो तो अपनी मानव स्वभाव है, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ वो ठीक, वो गलत है। देखिए इसी भाव से हम लोग इस काम को कर रहे हैं ना। तो हम लोग देखिए हम दूसरे को परिवर्तित नहीं कर सकते, अपने में सुधार ला सकते हैं। बस हम लोगों का सिर्फ उद्देश्य कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हमको वो कंट्रीब्यूट करना है। हमें कुछ नहीं कहना कि कौन क्या कर रहा है, सब तो दुनिया तो ऐसी है ना। हम और आप क्या कर सकते हैं मिलकर वो करना। तो जो सेल्फ मर्मा थेरेपी है, देखिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेल्फ मर्मा थेरेपी विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनिंग द हेल्थ एंड इंसिडेंटली अटेंडिंग टू एनी माइनर इलनेस और द कंप्लेंट। अपने मर्म बिंदुओं को के माध्यम से हम अपनी चिकित्सा कैसे कर सकते हैं, जैसे इन्होंने बताया कि अपने माइनर नहीं मेजर एलिमेंट्स को हम लोग ठीक कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हमें सिर्फ सेल्फ मर्मा थेरेपी से सीख सकते हैं। और इट इज ए मैटर ऑफ ओनली 3 to 5 मिनट्स। 3 से 5 मिनट में हम सारे के सारे मर्मों को प्रेरित कर सकते हैं, इसलिए इसको जानना जरूरी है। अब इसके बाद जब हम मर्म चिकित्सा सीख गए तो ये थोड़ी है कि अपने पे ही अप्लाई करेंगे, दूसरे के लिए भी करेंगे। तो फिर क्या जानना चाहिए आपको? ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन डिजीजेस रिलेटिंग टू द मर्मा पॉइंट टू डिफरेंट डिजीजेस एंड द डिफरेंट प्रेशर एडवाइस टू द डिफरेंट पॉइंट। किस बीमारी में कौन सा मर्म बिंदु करना और किस मर्म बिंदु पर कितना प्रेशर देना, ये जानने की जरूरी होती है। इसलिए इसको भी हम लोगों ने रखा है कि भाई इसको भी हम आपको सिखाते हैं। कौन कौन सी डिजीजेस के विषय में हम लोग मोटी मोटी बातें करते हैं। सबसे पहले हम आजकल बात करते हैं कि ये पेनफुल नी डिजीज की बात करते हैं। घर में, परिवार में, हमारे बुजुर्ग, यहाँ तक कि ये छोटे बच्चों को भी होने वाली बीमारी आजकल बहुत है। तो पेनफुल नी डिजीज की बात करते हैं। दूसरी बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। आजकल हर किसी को ब्लड प्रेशर, आपको, मुझको, सबको ब्लड प्रेशर, उसकी बात करते हैं। तीसरी जो सबसे बड़ी बीमारी है दैट इज नोन एज एंजाइटी। उसके बाद हमारे एब्डोमिनल डिसऑर्डर्स इतने खतरनाक होते हैं, इसमें हमारे पास ऐसे ऐसे केसेस हैं जिनमें 6-6, 7-7, 8-8 ऑपरेशन कर दी। तो अब हम लोग तो कहते हैं इसमें चेन लगवा लीजिए, जब मर्जी जो आए उसको काट के निकाल लीजिए। क्यों रोज खोलते हो? पहले अपेंडिक्स काट के निकाल दिया, फिर उसके बाद कुछ और किया, फिर उसके बाद वो अंदर एडिजन्स हो गए, एडिजन्स को रिलीज किया, इंसिजनल हर्निया हो गया, फिर कोई अंदर गैंग्रीन हो गई। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसमें आप ये मर्म चिकित्सा के द्वारा फायदा पहुंचा सकते हैं। उसमें हिचकी आना, उल्टी आना, जी मिचलाना, पेट का फूलना, लॉस ऑफ एपेटाइट, और ये सारी की सारी चीजों को यदि हम छोटी सी मर्म चिकित्सा करते हैं तो इससे फायदा हो जाता है। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसको हम डायबिटीज कहते हैं। डायबिटीज का भी इलाज इसमें मर्म चिकित्सा के माध्यम से हो जाता है। इसके बाद जो साइटिका और बैकेक, ये आज ऑर्थोपेडिक सर्जन का सबसे बड़ा ब्रेड एंड बटर है। एक ये घुटना और एक कमर। लोग लिखते हैं घुटना और कमर दर्द, कमर रोग विशेषण। ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं लिखते आजकल, वो क्या लिखते हैं? घुटना और कमर रोग विशेषण। ये दोनों चीजें बड़ी, जैसे हम लोग कहते हैं कि एक जो 2-3 सबसे बड़े कल्प्रिट है, मतलब जिन पे सबसे ज्यादा कुठाराघात होता है, एक तो टॉन्सिल पे होता है। ईएनटी वाले का किसी का गला खराब हो, टॉन्सिल निकाल दो। पेट वाला हो, सर्जन हो, उसका अपेंडिक्स काट के निकाल दो। गायनेकोलॉजिस्ट हो तो उसका यूट्रस काट के निकाल दो।
आपने सत्यमेव जयते का एक कार्यक्रम एपिसोड देखा होगा। राजस्थान के एक गांव में लगभग कितने 100 औरतों के ऑपरेशन सिर्फ इसलिए कर दिए गए कि वो उनको सिर्फ ऑपरेशन। तो ऐसी चीज बहुत ज्यादा नुकसानदेह होती है, तो इस चीज को कभी नहीं देखते। और बहुत सी बीमारियों को हम लोग ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दें पेनफुल नी डिजीज की बात। तो जो पेनफुल नी डिजीज है उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और तीसरा गाउट, तीनों चीजों में बीमारी में सिम्टम क्या था? पेनफुल नी डिजीज है मेनली। घुटने में सबसे ज्यादा तकलीफ होती है, गाउट में और भी जॉइंट्स अफेक्टेड हो सकते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में बहुत सारे जॉइंट अफेक्टेड हो सकते हैं। न्यूज मैगजीन जो न्यूज लेटर हम लोग छापते हैं उसमें हम लोग इसको दोबारा से तो उन्होंने बताया कि वो जब यहां से ऑस्ट्रेलिया वापस जा रहे थे तो हवाई जहाज में एक छोटा सा बच्चा कहने लगे, मुश्किल से वो 4-6 महीने का बच्चा रहा होगा, बहुत भयंकर रूप से रो रहा था। रोते 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 जब बहुत परेशान हो गया सारा क्रू मेंबर्स, और जितना वो कर सकते दूध पिलाना ये करना, वो ठीक नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कहना हेल्प, और कहने लगे कि मेरे हाथ का अंगूठा, वो लंबा चौड़ा है जॉर्ज, बिल्कुल लंबे चौड़े, उनके हाथ भी बहुत लंबे चौड़े। कहने लगे कि जो मेरे हाथ का अंगूठा है उसके पैर के से बड़ा था, और मैंने उसके पैर के और हाथ के तलहृदय मर्म को दबाया और विदिन 30 सेकेंड्स जो है वो रिस्पॉन्स हो गया, और 5 घंटे वो उसके बाद सोया, और सारे के सारे लोग अप्रिशिएट करने लगे कि भाई ये हुआ क्या। उसका मेरे पास मेल रखी है जॉर्ज की, वो इस बार भी आने वाले थे, उनको वीजा अमेरिका में है, उनका वीजा डिले हो गया, इसलिए वो अब थोड़ी दिन के बाद लौटेंगे। वो मर्म चिकित्सा से इतने फैसिनेट कर लेंगे। इट वॉज माई फर्स्ट एनकाउंटर विद द मर्मा थेरेपी, क्योंकि जो मैं यहाँ से सीख के जो गया था वो पहला इम्प्लीमेंटेशन मैंने जाते हुए लौटते हुए यहाँ से सीधे वो ऑस्ट्रेलिया वापस जा रहे थे, तो वो इतनी जल्दी इमरजेंसी, तो ये इमरजेंसी मैनेजमेंट में भी आप उसको यूज कर सकते हैं। तो प्रिकॉशन आपको जाननी चाहिए। कंट्राइंडिकेशन इन यौगिक प्रैक्टिसेस, कुछ चीजें ऐसी होती है, देयर इज कंट्राइंडिकेशन ऑफ सम यौगिक पोस्चर्स। जैसे हम लोग कहते हैं कि अंदर शंख प्रक्षालन किसको नहीं करना चाहिए? शंख प्रक्षालन उनको नहीं करना चाहिए जिनको एसोफेजियल वेराइसिस हो। शंख प्रक्षालन उनको नहीं करना चाहिए जिनको अल्सर हो। शंख प्रक्षालन उनको नहीं करना चाहिए जिनको सीवियर गैस्ट्राइटिस हो। शंख प्रक्षालन उनको नहीं करना चाहिए जिनको हाइटिस हर्निया हो। शंख प्रक्षालन उनको नहीं करना चाहिए जिनको गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज हो, लैक्सेशन ऑफ क्या कहते हैं जो स्फिंक्टर हो, ऐसे लोगों को शंख प्रक्षालन नहीं करना चाहिए। बट देयर इज नो कंट्राइंडिकेशन ऑफ द मर्मा थेरेपी। इन दोज कंडीशंस यू कैन प्रोवाइड, यू कैन गिव द मर्मा थेरेपी। इसी ढंग से वस्ती चिकित्सा या ये क्या कहते हैं वो कुंजल और ये सारी चीजें, कुंजल जो अपर उसके लिए कुंजल जो मैंने बताया, इसमें कुंजल नहीं करना चाहिए। और जो शंख प्रक्षालन है वो किसमें नहीं करना चाहिए? जिसको अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, जिसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो, जिसको हम संग्रहणी कहते हैं, जिसको हेमरॉइड्स हो, बहुत ज्यादा हेमरॉइड्स हो, जिसको अंदर रेक्टल पॉलिपोसिस हो, फैमिलियल पॉलिपोसिस हो, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें हमें यौगिक क्रियाओं का भी निषेध होता है। लेकिन उन स्थिति में भी हम उसको क्या कर सकते हैं? मर्म चिकित्सा कर सकते हैं कि जहां कंट्राइंडिकेशन यौगिक प्रैक्टिसेस का है, बट द मर्मा इज परमिसिबल इन दोज कंडीशंस, जस्ट यू कैन गिव द मर्मा थेरेपी। ऐसे ही हम आपको बताएं कि यदि किसी व्यक्ति को किसी यौगिक पोस्चर से फायदा होता तो उसको करना पड़ेगा ना। यदि किसी व्यक्ति को सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उसको आप कहने लगे कि वज्रासन में बैठे तो उसको फायदा होगा, क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। लेकिन आप उसको मर्म चिकित्सा से उसको ठीक कर सकते हैं। उसको देखिए, कहते हैं कि बिना मरे स्वर्ग नहीं दिखता, लेकिन व्यक्ति यदि बिना मरे स्वर्ग देखना चाहता है तो उसको क्या करनी? मर्म चिकित्सा करनी। दूसरा भी उसको करके दिखा सकता है कि भाई ये तुझे नहीं मरना पड़ेगा, हम कर रहे हैं, तो तुझे कोई भी यौगिक प्रैक्टिसेस, कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी जिम, कोई भी वॉकिंग, कोई भी जिम्नास्टिक, हर व्यक्ति को अपने से करना पड़ेगा। प्राणायाम भी क्या करना पड़ेगा? अपने करना पड़ेगा, उसके अलावा उसको कोई चारा नहीं, यदि उसको उसका बेनिफिट लेना। लेकिन मर्म चिकित्सा क्या है? इसके द्वारा आप जस्ट यू कैन ऑफर द बेनिफिट्स ऑफ द मर्मा टू अदर्स, उसको भी आप उसको ऑफर कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात मर्म चिकित्सा के पक्ष में ये है। और मैनेजमेंट ऑफ जो हाउस होल्ड इमरजेंसीज है मर्मा थेरेपी से और जो हर्बल मेडिसिन है, उसके लिए आपको आना चाहिए। हर्बल मेडिसिन में हम लोगों ने कुछ यहाँ की हिमालय की औषधियों को छांटा है। इसमें एक बुरांस का फूल, आप लोग कोई जो हिमालय में गए हो उनको पता होगा कि एक बुरांस एक पेड़ होता है, शरबत बनता है, और सामान्य रूप से ये कहते हैं कि हार्ट की बीमारियों में ये फायदा करता है। कभी आप इसका कोयला देखें, सबसे ज्यादा हार्ड कोक होता है इसका, और इस कोक का इस्तेमाल हम लोगों ने बहुत सारी चीजों में हम लोग इसको यूटिलाइज करने के लिए कहते हैं।
तो ये बुरांस एक इसका मेडिसिनल वैल्यू बहुत अच्छी होती है। इसके पत्ते हम लोग इकट्ठा करके एक बार लाए तो उसको हम लोगों ने इससे कुछ कोशिश की इसको जानने के लिए। अर्क का इस्तेमाल ये इसके हम लोग फैन है। इसलिए क्यों फैन है? क्योंकि कई बार जहां गैंग्रीन हो जाता है और जो बोन है वो बाहर आ जाती है, उसको एम्पुटेशन करना ही पड़ता है। मैंने अपने पूरे सर्विस में, पूरे लाइफ के कैरियर में 2 या 3 एम्पुटेशन किए। एक रिस्ट का एम्पुटेशन किया, एक बच्चा सलीम क्या नाम है उसका किया, और एक हमारे यहाँ काम करते हैं नेगी जी, उनकी उंगली का एम्पुटेशन किया। इसके अलावा तीसरा एम्पुटेशन मैंने जिंदगी में नहीं किया कभी, नेवर। एम्पुटेशन कोई आता था मैं कहता था किसी दूसरे से करा लो, ये भगवान ने बनाई चीज मेरे हाथ से क्यों कटवा रहे हो? तो ये कभी नहीं। उसका तो मशीन में हाथ आ गया था, चारे काटने की मशीन, तो उसको एम्पुटेशन किया हमने। किया होगा करीबन 8-10 साल का बच्चा रहा होगा उस समय एम्पुटेशन किया। वो आज भी, कल उसकी दादी मेरे पास अस्पताल में एडमिट है, वो आता है उसी अधिकार से हमारे पास आता है। 20-25 साल से उसी अधिकार से आता है, जब छोटा था वैसे वो आता है। तो आज भी हम लोग उसको सबसे पहले अटेंड करते हैं, उसका एम्पुटेशन। तो ऐसे एम्पुटेशन के लिए हमें जरूरत नहीं पड़ती। जब हम आंख के दूध से हम उसको लगा देते तो बोन का हिस्सा उतना ही गिरता है जितना कि जिसमें कि ब्लड सप्लाई नहीं है। रिमेनिंग जो डिविटलाइज पार्ट है वही गिरेगा, जिसमें ब्लड सर्कुलेशन है वो हिस्सा नहीं गिरता। इट इज द बेस्ट वे इसको एम्पुटेशन के लिए सबसे बढ़िया। तो ये ऐसी चीजें हैं जिनके माध्यम से यदि हम इसको पता चले तो हम इसको ठीक कर सकते हैं। आप फिर देखते हैं कि आंवला इतनी बड़ी चीज है। यदि आंवला हाइपर एसिडिटी से लेके हार्ट डिजीजेस से लेके, हाइपर एसिडिटी में खट्टी चीज फायदा करती है। आंवला ही एक ऐसा चीज है जिसको अमल के रसायन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आंखों से लेके, ब्लड फॉर्मिंग फैक्टर से लेके, इम्यून सिस्टम को मजबूत करने से लेके। लेकिन ये नहीं होता कि आपने 2 आंवले खा लिए और आज सोचे कि भाई कैप्सूल की तरह काम हो जाना चाहिए और इससे पूरी जिंदगी भर के लिए इम्यूनिटी बन जाएगी। ऐसा नहीं, पूरे सीजन आप उस आंवले का सेवन करके देखें। जैसे अब आंवले का सीजन है, इससे लेके फरवरी तक तो रोज आप आंवला यदि खाएंगे और अगले साल आप अपना इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि कितना फायदेमंद ये आंवला होता है। इसके बाद ये जो ब्राह्मी है कितनी सारी बीमारियों को ठीक करती है। हम लोग इसके सिर्फ ब्राह्मी का मतलब, ब्राह्मी जब शब्द हम कहते हैं या आंवला जो शब्द कहते हैं, इसमें इसका गुण, कर्म और सारी चीजें समाहित होती हैं, तो ब्राह्मी हो गई। फिर उसके बाद एक पेड़ और होता है हम लोगों के पास जिसको हम कहते हैं पलास। ये पलास इतनी सारी चीजों को ठीक करता है और विशेष रूप से इसका जो जेनेटो यूरिनरी सिस्टम पे इफेक्ट है। पलास के ये इसकी पंखुड़ियां होती हैं, इसको पीस करके हम यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर ये सुप्राप्यूबिक रीजन में बांधते हैं। तो इसको सुप्राप्यूबिक रीजन पे बांधने से जो यहां तक कि प्रोस्टेट हो गई, एटॉनी ब्लैडर हो गया, ऐसी चीजों में भी फायदा होता है। और बहुत सारे केसेस ऐसे जो किसी और चीज से ठीक नहीं होते, इन चीजों से इसका बेनिफिट होता है। फिर इसके बाद पीपल सब लोग जानते हैं, इसके फूल के ये फूल, और आप इसको देखें कि इसके जो पत्ते होते हैं, पत्ते पे ही भोजन करने का विधान है। जितने सन्यासी होते हैं इसके पत्ते पे ही, इसकी पत्ते की पत्तन होती है या इसके पत्ते से इस पे ही करते हैं भोजन। इसकी खड़ाऊ पहनते हैं, इसका बहुत सारी चीजों का विधान। पलास का तो बहुत सारी चीजों का विधान। इसका गोंद होता है, इसका भी बहुत विधान। इसका गोंद निकलता है, इसमें से इसको भी यूज करते हैं, बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल करते हैं। पीपल के विषय में एक विशेष रूप से बताई जाती है, जब भी ये भस्म का निर्माण होता है, जो आपने देखा होगा कि भगवान शिव को भस्म जो चढ़ाई जाती है, उसका एक पूरे के पूरे पुराण में वर्णन है, उपनिषद में वर्णन है कैसे इसको बनाते हैं। तो लिखा कि पीपल के पत्तों में गाय का जो गोबर है उसको आप ले लीजिए, जमीन में नहीं गिरने देना है। आप पीपल के पत्तों के बने हुए दोने में उसको ले लीजिए और उसको उसी पत्तों के ऊपर सूखने दीजिए। जब वो सूख जाता है तो उसको जला लीजिए और जला के उसकी राख बना के उसका इस्तेमाल आप विभिन्न मर्म स्थानों पर लगाने के लिए कर सकते हैं। उसमें बहुत सारी औषधियों को मिला के उसकी औषधियां भी बनाने का विधान, पूरा एक पुराण में कई चैप्टर इसके लिखे। पीपल का इस्तेमाल ये कहा जाता है कि जो पीपल की डंडी है, यदि कोई सांप का विष या जहर होता है तो कान में डालते हैं और कान में डाल के इसको निकाल लेते हैं। ये कितना कई बार डालना पड़ा, लेकिन हमने उसका उपयोग करा के देखा कि हम इसकी डंडियों को और अपने टॉक्सिन्स को लिबरेट करने के लिए उसकी पीछे की डंडियों को या उसके पत्ते का सुरस दे, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो उसको ठीक कर सकती हैं। ना, पीपल के पत्ते पे ही रख के सुखाना होता है ना, फिर गोबर को उठा के गोबर को जला देंगे, उसका असर उसमें आ जाएगा।
पत्तों को उसमें नहीं जलाते, उसको जो गोबर होता है उस गोबर को जला के उसकी भस्म निकाल लेते, उसको कपड़ छन करके उसका इस्तेमाल करते हैं। और गाय भी कौन सी होनी चाहिए? अमेरिकन गाय नहीं, ये जो जेनेटिकली जो इंजीनियर्ड काउ है वो नहीं।